प्रॉमिसिंग बालाघाट और बंसल न्यूज मिलकर लगातार बालाघाट के डेवलपमेंट पर, बालाघाट के विजन पर बात कर रहा है। हमने मार्च में भी बालाघाट के साथ विकास की बात कार्यक्रम किया था, जिसे बेहद सराहा गया था। एक बार फिर हमारे बीच हमारे एडिटर इन चीफ शरद द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे बीच हैं नूतन कला निकेतन के बच्चे, जो बेहद दिलकश प्रस्तुति लेकर आप लोगों के बीच हैं। मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आएं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत करते हैं। ये बड़ा मूल सवाल है कि हम कहाँ खड़े हैं। मध्य प्रदेश और उसका एक महत्वपूर्ण जिला बालाघाट, और विकास की जो हमारी दृष्टि और सोच है वो दरअसल बहुत हद तक सरकार केंद्रित है। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जैसे एक बच्चा माता पिता की तरफ देखता है अपने विकास के लिए अपने आरंभिक वर्षों में, लेकिन जब वो आरंभिक वर्ष निकल जाते हैं, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और आज हम छत्तीसगढ़ की तरह हमारी उम्र 20 साल नहीं है, और सरकार केंद्रित सोच, आप अगर मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखेंगे, खासतौर से महाराष्ट्र को देखेंगे, तो वहां उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है। गुजरात, उद्यमिता का भाव, और नौकरियां कहां से आएंगी, जॉब क्रिएशन कहां से होगा, सरकारों से होगा। उन पर हर 5 साल में चुनाव जीतने का दबाव होता है। कई बार ये दबाव उनसे कुछ ऐसी घोषणाएं भी कराता है जिनको पूरा कर पाना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, और ये उनकी चुनौती है, क्योंकि हर 5 साल में ये चुनौती उनके सामने आती है। मुझे ये लगता है कि ये सवाल बिल्कुल सही समय है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरा जन्म बालाघाट में हुआ या मेरे बालाघाट से बहुत अभिन्न रिश्ते हैं, तो मेरा बालाघाट के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर हम पूछते नहीं हैं खुद से। कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति का, और खासतौर से उन लोगों का जिनके पास एक सोच है, जो बालाघाट में बैठकर भी बहुत आगे की दृष्टि रखते हैं, और ऐसे लोग हैं आपके शहर में। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही लोग जुड़ेंगे। कोसना एक बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल चीज है कि ये इसके कारण ये है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब इससे आगे निकलने की जरूरत है, क्योंकि मैंने फील किया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं देश में, और बहुत तेजी से कर रहे हैं। मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था कि मुंबई में एक पिज्जा कंपनी में नौकरी करने वाला एक 30 साल का नौजवान अचानक नौकरी छोड़ता है, और वो ये तय करता है कि शाम को जो लोग ऑफिस से घर लौटते हैं वो बहुत थके हुए होते हैं, और उन्हें एक कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा होती है और एक कप गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा होती है। और उन्हें लगता है कि बॉम्बे और दिल्ली में आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक जाम में जब आदमी फंसता है तो उसे लगता है कि यहीं सर्व हो जाता अगर वो एक कोई आलू बड़ा, समोसा या वड़ा पाव, और उसके साथ एक कप कॉफी, चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसने शुरुआत की, और जब वो अपना सामान तैयार करके सिग्नल्स पर जाने लगा तो लोगों ने कांच चढ़ाना शुरू कर दिया गाड़ी का, अरे लगा कुछ मांगने आया। 5 दिन तक वो आदमी इस प्रक्रिया को देखता रहा और घर वालों से बोलता था कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा। फिर उसने एक पंपलेट छपवाया जिसमें उसने लिखा कि ये एक बड़ी कंपनी की तरफ से ट्रायल है आपके लिए, आपको हम मुफ्त में वड़ा पाव और कॉफी या चाय दे रहे हैं, आप टेस्ट करके अपना फीडबैक हमको बताइए। लोगों ने धड़ाधड़ लेना शुरू किया कि हमारे यहाँ मुफ्त में चीजें या पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाए, कोई छोड़ता नहीं। 5 दिन के बाद, 5 दिनों तक वो घर में झूठ बोलता रहा
कि मैं सब बेच के आ रहा हूं, क्योंकि घर वाले बहुत दुखी थे। 5वें दिन के बाद आज उस आदमी ने 100 लोगों को नौकरी पे रखा है मुंबई में, और उसका प्लान है कि मुंबई के हर बड़े सिग्नल पर उसका वड़ा पाव, चाय या कॉफी तैयार हो। एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, जो सीनियर सिटीजन है यहाँ वो जानते होंगे कि लीक छोड़ 3 चले। परंपरा छोड़कर, ट्रेडिशन छोड़कर 3 लोग चलते हैं, टाइगर, सिंह, शायर और सपूत। तो ये हमें तय करना पड़ेगा। टाइगर तो बहुत है मध्य प्रदेश में, और शायर कितने लोग हो सकते हैं, शेरो शायरी और कविता के, ये भी आप देख लीजिए। लेकिन सपूत तो हम हो सकते हैं, सपूत अपने माता पिता के भी, और सपूत अपने बालाघाट के भी। बालाघाट के पास जितनी संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि फिल्म की शूटिंग हो, बालाघाट एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। और मैं तो ये भी कल्पना करता हूं, मध्य प्रदेश का ही निवासी हूं, मूल यही जन्मा। मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर से भी लोग आए, ऐसे हेलीकॉप्टर हो जैसे केदारनाथ ले जाते हैं हम लोगों को। वो नागपुर से आए, वो रायपुर से आए, वो जबलपुर से आए, और यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखें। इनके लिए कुछ नौजवान उद्यमियों को बहुत सोचना होगा, और आउट ऑफ बॉक्स, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि परंपरागत लकीर के फकीर से अलग सोचना हो। कुछ कठिन नहीं है। नितिन गडकरी जी की बात अभी हम कर रहे थे बैठकर। नितिन गडकरी का मेरा उनसे काफी अच्छा परिचय इस मामले में है कि एक पत्रकार और एक राजनेता के बीच में जो मित्रवत संबंध होते हैं वो काफी फ्रेंडली होते हैं बात करते हुए, जैसे बीजेपी और कांग्रेस और तमाम पार्टियों के कई बड़े लीडर्स होते हैं। नितिन गडकरी जी ने नागपुर में उन्होंने कहा कि यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां बहुत होती हैं, हमें एक सांस्कृतिक हॉल बनाना चाहिए जो बहुत कम पैसे में देना चाहिए। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा साहब एसी का खर्चा और तमाम चीजें जो हैं ये सब मिलाकर 25,000 से नीचे हम हॉल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा 25,000 कौन देगा, कम से कम 5,000 आपको रखना चाहिए। तो नगर निगम, उन्होंने कहा साहब इतना पैसा हम लाएंगे कहां से, कैसे बनाएंगे हॉल। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, नगर निगम की जहां भी जमीन है वहां एक बढ़िया रेस्तोरां बनाइए, नीचे ऊपर हॉल बनाइए। इसकी सहमति बन गई। लेकिन एसी का इशू फंसा था कि 1,000 से अधिक लोगों के बैठने का हॉल और एयर कंडीशनर का 2-3 घंटे का खर्चा कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा सोलर पैनल्स लगाइए। सोलर पैनल्स लगाए गए, और आज वो हॉल जो देश के बेहतरीन हॉल में से एक है, 5,000 रुपए में सांस्कृतिक संगठनों को उपलब्ध है। सोच, नजरिया, और ये नजरिया जो यहां नौजवान बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको देखना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एशिया के जिन देशों ने तरक्की की है, चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें या चीन की बात करें, इन्होंने सिर्फ यही चीज देखी है। भारत उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि हम कुछ इसी सोच के साथ यहां भी हैं कि बैठकर कोसना एक बहुत आसान काम है। मैं भी जब युवा था तो मैं अपने पिता से अक्सर बहस करता था, जैसा हर नौजवान करता है, और मैं उनसे कहता था कि जीवन जैसा आपने जिया उससे और बेहतर जिया जा सकता था। ये नजरिया हमारा हमेशा होता है। कांवरे जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत स्वागत है उनका। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और हम इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ें कि आपका बालाघाट, जैसा हमने सुबह बात की कि चावल महोत्सव क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं होना चाहिए। जिस जिले के पास 34-35 प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ विलुप्त हो गई हैं। खत्री चावल था, मुझे बताया गया कि कभी बड़ा यहां का लोकप्रिय सबसे बेहतरीन ब्रांड होता था। चावल महोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, और इसकी लीड कांवरे साहब को लेना चाहिए, हिना जी को लेना चाहिए, उनको आना चाहिए लेकर कि हमारे, ये देखिए हमारे यहाँ ब्लैक चावल भी है, हमारे यहाँ ब्लू ग्रीन भी है चावल, और इसी तरह बांस, बैम्बू जो है मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त एक उत्पाद है, और बालाघाट के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो नेचर ने उसको दी है।
लेकिन ये सब आपको सोचना पड़ेगा। आपके लिए कोई और सोचेगा, जब तक आप ये सोचेंगे तब तक आप गलत रास्ते पर हैं। ये बालाघाट को ही सोचना है, बालाघाट के कर्णधारों को सोचना है कि हम अपने बालाघाट को किस तरफ ले जाएं। मैं एक बार महाराष्ट्र में अपने कुछ पत्रकार मित्रों के साथ गांव में गया, तो वहां जब किसानों से हमारी बात हुई तो हमने कहा आप पहली मांग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हमारी पहली मांग होती है कि ट्रेन हमारे पास से निकले या हाईवे से हमारे गांव की सड़क जुड़े, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को मेट्रोज तक पहुंचा सकें। ये सोच बालाघाट को डेवलप करनी होगी। आपका बांस फेस्टिवल होना चाहिए सर। आपके बांस के जितने कारीगर हैं पारंपरिक, पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सीरीज होनी चाहिए। मैं अभी छत्तीसगढ़ था, बिलासपुर में हमारा कार्यक्रम था। मैंने कहा मैं पचमढ़ी जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, हालांकि हम सब भारतवासी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट वहां है, न छत्तीसगढ़ का टूरिस्ट दिखता है मुझे, न मध्य प्रदेश का दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑफरिंग्स नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, मैंने वहां के पर्यटन मंडल के अध्यक्ष चेयरमैन थे हमारे साथ, मैंने उनसे आग्रह किया कि मध्य प्रदेश का निवासी छत्तीसगढ़ जाए तो 15 से 25%, 30% छूट दीजिए, और छत्तीसगढ़ का टूरिस्ट मध्य प्रदेश आए। आप बताइए बालाघाट में छत्तीसगढ़ का व्यक्ति क्यों नहीं दिखना चाहिए? टूरिस्ट कतार लगी रहनी चाहिए उसकी। पचमढ़ी में नागपुर से कतार लगी हुई है, दूर दराज से कतार लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं है। हम इन दोनों राज्यों के बीच में हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। इस पर भी कांवरे जी, हिना जी, बिसेन सर हमारे साथ हैं। हम सबको सोचना चाहिए, अशोक जी हैं, कि क्यों ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किस तरह से बालाघाट आगे बढ़े, यही विचार बिंदु है। इसी पर हम अलग अलग सत्रों में छोटी छोटी बातचीत करेंगे, जिससे हम कुछ उपयोगी सुझाव निकाल सकें। मैं फिर मंच आप सबका एक बार बहुत दिल से स्वागत करते हुए, हृदय से स्वागत करते हुए, और मेरा तो फेवरेट है सर बालाघाट। ऐसा योग संयोग हुआ कि 6 महीने में मेरा ये तीसरा विजिट है। विजिट मतलब एक बार रायपुर जाते हुए मैं रुक गया था, लेकिन मैं इस शहर से बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये एक शानदार शहर है और उतने ही शानदार यहाँ के लोग हैं, जिनमें गर्मजोशी है, जिनमें कल्चर है, जिनमें जिंदा दिली है, मोहब्बत है, प्यार करने का जज्बा है। प्रणाम करता हूं बालाघाट को और उम्मीद करता हूं कि बालाघाट एक दिन, बहुत दिन आएगा, जल्दी आएगा वो दिन, मध्य प्रदेश का नंबर 1 शहर होगा। बहुत धन्यवाद। निशान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सब यहां पहुंचे और आपकी क्या बात है, बंसल न्यूज़ का ये कार्यक्रम देखा जा रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हमारे इवेंट पार्टनर्स हैं प्रॉमिसिंग बालाघाट, कॉर्ड वेंचर, सबूरी सिक्योरिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, शीतल वाटिका, आदिनाथ एंटरप्राइजेस, क्योरेंट केयर डेंटल क्लिनिक, प्रयास कोचिंग, नूतन कला निकेतन, वर्षा ग्लास एंड हार्डवेयर, रमणीक पावर, ऐशना सृजन नेचुरल फार्म्स और बालाघाट टूरिज्म। आपके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बालाघाट जिले में बेहतरीन काम करने वाले, अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा IAS अधिकारी दीपक आर्य साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप आएं। शरद जी, मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा और आप तैयार रहें एक बेहतरीन बातचीत के लिए। श्री दीपक आर्य जी। मैं यही जानना चाहूंगा दीपक जी, बालाघाट को लेकर, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूं कि वो चीजें जो बोलती नहीं हैं, अगर वो बोलें तो जैसे जिला बोले, बालाघाट बोले। आज बहुत अच्छा आपका मुझे ब्रोशर लगा जिसमें आपने मैं बालाघाट हूं, मेरी एक कहानी है। सच बात है, एक IAS अधिकारी भी अलग अलग पोस्टिंग्स में और कलेक्टर होकर जब वो एक जिले में जाता है, एक रिश्ता उसका बनता है। और यहां आपका स्पान जो अब तक का रहा है, बालाघाट को आपने कैसे देखा, कितना समझा, और आज जब आप काफी हद तक समझ चुके हैं जिले को, एक छोटी टिप्पणी में चाहूंगा बालाघाट के बारे में। धन्यवाद शरद जी, धन्यवाद बंसल न्यूज़। आपने एक बार फिर से ये अवसर हमको दिया कि हम बालाघाट के बारे में कुछ बता पाएँ।
हमसे मतलब पूरे बालाघाट को रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसा आपने बालाघाट के बारे में मुझसे पूछा, मैंने पहले ही बताया कि मेरा बालाघाट में ये दूसरा टेन्योर है। 1 साल मैं प्रोबेशनर के रूप में यहाँ पे रहा और लगभग 2.5 साल अभी मुझे कलेक्टर के रूप में हो गए हैं। कुल मिलाकर के 3.5 साल का मेरा समय है, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपना पूरा करियर अगर देखूं 8 साल को, तो लगभग 50% समय मेरी नौकरी का अभी तक का वो बालाघाट ज़िले में ही हो गया है। जब इतना समय व्यतीत मैंने यहाँ पर किया है तो बालाघाट ज़िले के बारे में कई सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं। सबसे पहले तो जैसा मैं अगर बालाघाट को नक्शे पे देखा जाए तो बालाघाट मध्य प्रदेश के साउथ वेस्ट में स्थित है, जो राजधानी से दूर दूर दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि उसका एडवांटेज हमेशा ये है कि हम लोग 2 और राज्यों के पास हैं, 2 और राज्यों के संपर्क में हैं, 2 और बड़े शहरों के संपर्क में हैं, जिसका लाभ सदैव बालाघाट को मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो मिनरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, उसके सारे गुण अवशेष मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में है। और जैसा आप बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की उद्यमशीलता जो है वो भी बालाघाट ज़िले में है। और जैसा आपने कहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी शहर को, किसी भी ज़िले को प्राकृतिक संपदा और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो बनाते हैं वो उसके लोग होते हैं। बालाघाट ज़िले में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों में उद्यमशीलता है, लोग शांति प्रिय हैं, लोग प्रोग्रेस का सम्मान करने वाले हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, और जो अच्छा कार्य होता है उसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। वह किसी भी क्लास के हों, चाहे वो हमारा व्यवसायी वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हों, ये सभी लोग विकास के लिए एकजुट होते हैं। और जब बालाघाट की बात आती है तो सभी एकजुट खड़े हमेशा दिखाई देते हैं। ये चीज़ तो मैंने भी महसूस की है कि बालाघाट में ये चीज़ है। और मैंने जब पिछली बार मैं यहाँ था तो मैंने कहा भी था कि इंदौर में भी कुछ यही फितरत है। इंदौर में हिना जी, हमने अक्सर सुना कि वो लोग गुपचुप तरीके से फ्लाइट में या ट्रेन में वहाँ खूब झंडा लेकर लड़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई कॉमन इश्यू रहता है, जैसे हमने सुना है कि वहाँ के एक लीडिंग महापौर जो रहे हैं और इस समय राष्ट्रीय राजनीति में हैं, नाम मैं नहीं लूंगा नहीं तो फिर उनकी बड़ी मदद तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने की थी जो कांग्रेस के थे। ये रिश्ते ही किसी शहर को, आज इंदौर क्या है, तो हिना जी और रामकिशोर जी कांवरे साहब, इनकी जो ज्वाइंट ताकत है, लड़ाई अपनी जगह है, विचारधारा की लड़ाई चलेगी, लेकिन बालाघाट का झंडा तो एक ही है सर, और उसमें हिना जी भी खड़ी हैं और कांवरे जी भी खड़े हैं। ये वादा तो आप दोनों के चेहरे पे मुझे दिख रहा है, दिखना ही चाहिए जी। सर, जिस तरह से मैंने देखा कि इस सुदूर जिले में एक इन्वेस्टर्स मीट, ये बड़ी जबरदस्त एक पहल रही, क्योंकि यही वो नॉक होती हैं जो एकदम से एक जिसको आप कहते हैं कि एक सी चेंज करती है। फिर मुझे लगता है आज हमने उसकी शुरुआत को घटते हुए बालाघाट में देखा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी कोशिश जो है ये कारगर हो, बालाघाट हमें दिखे इंडस्ट्रियल मैप पर बहुत ताकत से। शरद जी, 2 बातों में आपसे विरोधाभास मेरा यहाँ पर रहेगा। एक तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि सुदूर जिला आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश भारत के नक्शे पर देखते हैं तो बालाघाट लगभग सेंटर में आपको दिखाई देगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यदि देखेंगे तो पहली बात तो सुदूर जिला कहना हमें नहीं चाहिए, इसको देश के टर्म में मैं सहमत हूँ। और दूसरा विरोधाभास मेरा रहेगा जो आपने जो बोला कि आपका प्रयास, ये मेरा प्रयास नहीं है, ये बालाघाट की जनता का, बालाघाट के उद्यमियों का और बालाघाट के जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, जिसके कारण से आज एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग कर पाए। और अपेक्षा से अधिक, मैं फिर रिपीट करूंगा, अपेक्षा से अधिक लोगों ने रुचि बालाघाट में इन्वेस्टमेंट में दिखाई है। यह आंकड़ा बालाघाट के जो उद्यमी हैं उनका और जो बाहर से आए उद्यमियों को मिलाकर के लगभग 4200 करोड़ रुपए का होता है। अब प्रयास हमारा ये होगा कि हम किस तरीके से उसे मटेरियलाइज कर पाएँ, क्योंकि कोई भी योजना फलीभूत तभी होती है जब वो फील्ड पर आ जाए, उसके परिणाम देखने को मिले। ये एक आयोजन था, एक दिन था जो हमने शुरू किया। बस बात वही है कि हर एक
बड़े यात्रा के लिए पहला कदम लेना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज का यह कार्यक्रम जो था वो पहला कदम था बालाघाट को एक बड़े यात्रा पर ले जाने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और पूरी टीम की है कि एक शुरुआत हुई है, एक नॉक हुई है, लेकिन जिन लोगों ने बालाघाट पर विश्वास जताया है, चाहे वो नागपुर से हों या बालाघाट के अपने यहीं के रहने वाले उद्यमी हों, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। और जो बड़ी फ्रूटफुल बातचीत जिसका कुछ हद तक मैं भी साक्षी रहा कि उनको पूरा भरोसा दिलाया उद्योग मंत्री ने कि हम आपकी तमाम मुश्किलात पर जो अभी हल हो सकती हैं वो अभी हल करेंगे, और इसके अलावा बाकी हम टेकअप करेंगे भोपाल में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री जी के साथ सीनियर ऑफिशियल के सामने, और चेंजेस हो गए। आखिरी सवाल दीपक जी मेरा है कि किसी शहर को उसके लोग ही गढ़ते हैं और बनाते हैं। बालाघाट एक बहुत खूबसूरत शहर है और उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, लेकिन बालाघाट का टैलेंट बालाघाट ही लौटे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बॉन्डिंग ये होना बहुत जरूरी है कि आपने यहां से पढ़ाई लिखाई अमेरिका में भी की है, बेंगलुरु में की है, चेन्नई में की है, लेकिन आप बालाघाट अपनी जड़ों की तरफ लौटें। एक ये इमोशनल अपील, ये एक इमोशनल ये इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जिसकी आवश्यकता जहाँ होती है वो वहाँ जाता है। बालाघाट जिले के लोग, चूँकि शिक्षा का स्तर सदैव यहाँ अच्छा रहा है, तो पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में, शासकीय सेवाओं विशेष रूप से आपको देखने को मिलेंगे। जो उद्यमी हैं या जिन्होंने हायर स्टडीज़ करी हैं वो लोग भी बाहर जाके सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो ये एक म्यूचुअल जो है कि बाकी जिलों के लोग बाहर आके काम बालाघाट में आए कर रहे हैं, बालाघाट के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन जहां आवश्यकता होगी, जहां अवसर होंगे, तो बालाघाट के लोग बालाघाट में पुनः वापस आएंगे। और आज जो प्रयास किया गया है वो उसी में से एक प्रयास है कि जो लोग उद्यमशीलता के तरीके से अगर आना चाहते हैं तो उद्यमी बन के बालाघाट में वापस आएँ, अपना व्यवसाय स्थापित करें, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित करें, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और जो टेक्निकल डिग्रीज जिनके पास हैं, मैनेजमेंट का डिग्री जिन्होंने किया हुआ है या अन्य आवश्यकता के अनुसार जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई है, वह आकर के उन कंपनियों में अपनी सेवाएं दें और बालाघाट जिले के विकास में सहयोग करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक कार्यक्रम हम करते हैं बंसल न्यूज़ पर, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी हो, दीपक जी भी उसका हिस्सा रहे, अफसरनामा। इसमें हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर से बात करते हैं और अब तक 150 के करीब ऑफिसर से हम बात कर चुके हैं। तो मैंने देखा कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स जो अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, दक्षिण के भी उत्तर के भी, उन्होंने अपने ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज की तैयारी शुरू कराई है। बालाघाट को अपना दबदबा बनाना है तो अनेक दीपक जी यहां से निकलने चाहिए। ये भी आपको आज संकल्प लेना होगा कि चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो या आईआरएस हो या आईएएस हो, यहां का बच्चा मध्य प्रदेश कैडर मिले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नहीं मिलता है तो वो महाराष्ट्र में रहकर भी मध्य प्रदेश के हित या उत्तर प्रदेश में रहकर भी मध्य प्रदेश और बालाघाट के हितों को, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। सहमत होंगे दीपक जी आप? मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपको और बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपकी भावी प्रशासनिक यात्रा के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सेशन हम लेंगे जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं किरण भाई त्रिवेदी जी को कि आप मंच पर आए सर। बालाघाट जिले का जाना पहचाना नाम है। कॉर्ड वेंचर्स से हम आमंत्रित करते हैं युवा उद्यमी निशांत पगारिया जी को। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री दिवाकर सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं युवा उद्यमी पवन पाठक जी को। एक छोटा सेशन रहेगा ये। सर मुझे पहला मेरा सवाल यही है त्रिवेदी जी आपसे कि बालाघाट, जो मैंने दीपक जी से पूछा कि बालाघाट की खासियत आप क्या देखते हैं। अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप की तो आपको लगता है उसमें कुछ चुनौतियां भी दिखती हैं? एटीट्यूड की मैं बात करूं या
मैं बात करूं यहाँ जिस तरह के रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करूं, किस तरह से एक उद्यमी के नाते बालाघाट आपकी निगाह में, आपके अनुभव में रहा है? बालाघाट में असीम संभावना है। मेरा जन्म यहीं हुआ है और मैंने शिक्षा नो डाउट महाराष्ट्र से ली है, पर मैं देखते आया हूँ कि जो बिजनेस, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है, तो बालाघाट छिंदवाड़ा भी रहा हूँ, बैतूल भी रहा हूँ, सिवनी भी रहा हूँ। सांसद जी क्षमा करेंगे, सिवनी का नाम लिया, पर जो बालाघाट में अट्रैक्शन है वो नियर बाय कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं। सर, इसका रहस्य हमें पता नहीं चला, अगर न बताना चाहें तो रहने दें आप। जॉइंट है ना जी, उनका सिवनी भी क्षेत्र रहा है और बालाघाट भी है हमारे सांसद महोदय का, इसके लिए। और बालाघाट में आप देखिए सुबेरे से लेके शाम तक इतनी अच्छी हवाएं, इतना अच्छा सब वातावरण रहता है। आप यदि इधर बैहर तरफ चले जाए तो पूरा जंगल का आलम है, कोई भी रोड पे निकल जाए तो आपको जंगल, साथ में खेत खलियान, सब बहुत ही सुंदर वातावरण मिलता है। गोंदिया रोड में निकल जाए तो अभी नया अट्रैक्शन ये शुरू हो गया है कि सारस मिल रहे हैं, जो विलुप्त हो गए थे उसको पुनः यहाँ स्थापित हुए हैं। कुछ साइबेरियन पक्षी आए थे उसके वजह से, और कुछ पुराने कहाँ से प्रकट हुए हैं कि फिर से वो सीन गोंदिया रोड में हमको नज़र आने लगा है। तो बालाघाट में ऐसी बिल्कुल, यानी जो भी बालाघाट में आया है बाहर से, वो बालाघाट का ही होके रह जाता है। एक बड़ा आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं, आपके अपने बालाघाट की बातचीत है ये, थोड़ा सा समय अपने बालाघाट के लिए रखिए। बाकी ये जीवन के जो मसले हैं ये चलते रहेंगे, ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन इस समय अपने जहन में सिर्फ बालाघाट को रखिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, यहाँ नौजवानों का हुजूम भी है, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। कुछ ये फितरत है बालाघाट की कि आइए, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। दिवाकर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर त्रिवेदी जी की तरफ आऊँगा। आप किस तरह देखते हैं बालाघाट को, क्योंकि सबका स्वागत है यहाँ। जो मध्य प्रदेश गान की पंक्तियां हैं, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, और उसी का खूबसूरत जिला बालाघाट है। किस तरह आप बालाघाट को देखते हैं और कैसे विकास की तरफ बढ़े बालाघाट, कैसे उद्योगों की रफ्तार और तेज हो? बालाघाट में विकास की असीम संभावनाएं हैं और यहाँ पे जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत ही अच्छी है, स्किल भी है यहाँ पे। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान रखता है शिक्षा में, और शिक्षा के बदौलत ही यहाँ पर जो भी है आगे, आज हम लोगों ने, आज एक माननीय कलेक्टर साहब, आज जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, हम लोग एक इतिहास गढ़ने जा रहे हैं बालाघाट का। और अगर इसमें हम सही में कामयाब हो गए तो बालाघाट जिला आने वाले समय में आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम लोग अब जो यहाँ का युवा है, जो इंटरप्रेन्योर जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको हम यही बोलना चाहेंगे कि अब जो है बालाघाट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो बेम्बू हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे वो हमारी धान हो, चाहे फ्रूट प्रोसेसिंग के और बहुत सारे उद्योग हैं, वो अगर हम लोग उस पर केंद्रित करें। अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने बोला कि अभी हम लोग एथेनॉल जो है वो फ्यूचर इंडस्ट्री है, और एथेनॉल पे हम लोग ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की बात कर रहे हैं। एक दिन मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा में कहा था कि सबसे सस्ता अगर एथेनॉल हमको बनाना है तो हमको बेम्बू पे जाना पड़ेगा, बांस पे जाना पड़ेगा, और सबसे सस्ता अगर हम ग्रेन पे जाते हैं तो हम लोग को किसी भी कंडीशन में 12 से 14 रुपए किलो हमारी जो कॉस्टिंग सिर्फ जो है मटेरियल की आती है। लेकिन अगर हम बेम्बू पे जाते हैं, अभी ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान में अभी बेम्बू से एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में स्टार्ट होने वाला है। NRL करके कंपनी है, वो स्टार्ट कर रही है, और सबसे ज़्यादा बेम्बू जो हिंदुस्तान में है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेम्बू जो है वो बालाघाट में। तो हम लोग अगर फ्यूचर में बेम्बू पे जाते हैं और यहाँ पर बेम्बू से एथेनॉल बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बालाघाट से जो है प्रदेश के विकास की यात्रा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और
एक शब्द है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। अगर एथेनॉल का उत्पादन, कांवरे जी और हिना जी और बिसेन सर, आपके लिए ये एक जिम्मेदारी भी है कि यहाँ से उत्पादन की प्रचुर संभावनाएं हैं और ये आरंभ होता है। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप हो बायोफ्यूल के, वो बालाघाट के स्थानीय लोगों के हाथों में हो, उनमें काम करने वाले लोग स्थानीय हो, ये इंश्योर करना आपकी विनम्रता से जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है क्योंकि तभी वो आर्थिक गतिविधि आकार लेगी। अगर कोई बाहर से आ जाएगा, किसी और राज्य से आ जाएगा, स्वागत है, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन तब वो अपने साथ वहां के राज्य के व्यक्ति को लेकर आता है, वहां के कर्मचारियों को लेकर आता है, और आर्थिक गतिविधि जैसी विस्तारित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मैं निशान जी से जरूर जानना चाहूंगा, एक ये है माइक्रोफोन है, आप बता दीजिएगा, किस तरह से आप देखते हैं एक युवा के नाते कि बालाघाट में औद्योगिक विकास, और आप भी जो सपना लेकर अपना काम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसको लेकर भी एक छोटी टिप्पणी। सर, जहां तक मेरी बालाघाट को लेकर के मेरा जो नजरिया है, हम कोई भी काम देखते हैं, जैसे आप लोग बालाघाट के विकास की बात कर रहे हैं, तो हम पहले सोचते हैं कि कितना कठिन हो सकता है, या हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं। मैंने जब शायद मैं फर्स्ट ईयर में रहा हूँगा, मैं बेंगलोर में पढ़ रहा था उस समय, एक लाइन पढ़ी थी उस जमाने में कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? दुनिया में सबसे कठिन काम होता है सरल होना। दुनिया में सबसे कठिन काम सरल होना होता है। सरल होना, हाँ, क्या बात है। और ये चीज मुझे बालाघाट ने दी है जी। मैं आज व्यापार कर रहा हूँ, मैं यहाँ से खाली हाथ लेके रायपुर गया था, और आज रायपुर में काम कर रहा हूँ, बालाघाट में मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इसके अलावा सारे काम सरल होते हैं जी। अगर इस सोच से आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा हर चीज सरल ही है करके, और आपको उसमें एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। लाइफ में एक चीज का मंत्र बनाना पड़ेगा आपको, लाइफ में कंडीशंस डोंट अप्लाई, ओनली कन्विक्शन अप्लाइज। वाह। हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो लिखा रहता है शर्तें लागू, कंडीशंस अप्लाई, लेकिन लाइफ में अगर आपको कुछ एजेंडा लेना है, या बालाघाट में हमको कोई विकास करना, और हमने जो लिखा है प्रॉमिसिंग बालाघाट जो लिखा है जी, उसके अंदर में हम सभी को एक मंत्र पकड़ना पड़ेगा, नो कंडीशंस अप्लाई, ओनली कन्विक्शन अप्लाइज। जब तक ये विचारधारा लेकर हम शुरुआत नहीं करेंगे, हमारे रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। और ये विचारधारा मुझे अपनी माटी से मिली हुई है। जब मैं यहाँ से निकला, मेरे पिताजी ने पूछा, भैया तुम जा रहे हो वहाँ पे, कुछ पैसे वैसे चाहिए? मैंने बोला पैसे वैसे नहीं चाहिए, जो बालाघाट ने सिखा दिया है, जो आप लोगों ने सिखा दिया है, उसको लेके चलूंगा, कुछ सीख के आऊंगा, नहीं आया तो बालाघाट तो जिंदा है ही अपने पास। और उसके बाद मैं गया रायपुर, लेकिन मैंने पहला प्रोजेक्ट बालाघाट में स्टार्ट किया। के लिए तो ताली होनी चाहिए, है ना। मैं गया रायपुर जरूर यहाँ से, लेकिन पहला प्रोजेक्ट बालाघाट में स्टार्ट किया। और जहां तक बालाघाट के विकास की बात है, मैं ये समझता हूं आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा वहीं मिलेगी जहां ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कठिन चीजों को देख करके उसके अंदर घुसना चाहते हैं। तो अगर आप सोच लोगे कि यहाँ कठिनाई है, मतलब आपके पास सबसे ज्यादा चांसेस है वहां सफल होने के, क्योंकि देर आर ओनली 1% पीपल हु लुक फॉर डिफिकल्ट थिंग्स एंड रेस्ट 99 लुक फॉर इजी थिंग्स। वेरी ट्रू। तो आपको अगर यहाँ कुछ अचीव करना है तो हमको लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, बाकी कठिनाई कोई चीज में नहीं है, ये आपका अपना परसेप्शन है। 3 लाइन में बात बताना चाहूंगा, कश्तियां बदलेंगी तो किनारे बदलेंगे। सर आज जब माइक पे आपने स्टार्ट किया था, कश्तियां बदलेंगी तो किनारे बदलेंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे। बहुत बढ़िया। कश्तियां बदलेंगी तो किनारे बदलेंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे, और नजरें बदलेगी तो ये नजारे भी बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक युवा की उत्साह से भरी बातचीत है। माइक्रोफोन उधर पवन जी की तरफ बढ़ा दीजिए जी। मुश्किलें इस कदर आई कि आसान हो गई। अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, यूट्यूब पर है, आप भी देख सकते हैं। 100 करोड़ का कर्ज, उम्र 58 साल, एबी कॉर्प लिमिटेड दिवालिया होने की कगार पर। धीरू भाई अंबानी को दया आती है, इतना बड़ा स्टार, दीवार, शोले, संकट में। अनिल अंबानी को संदेशवाहक पहुंचाकर अमिताभ बच्चन के घर पहुंचाया जाता है। वो अमिताभ बच्चन जिनके जुहू के बंगले पर कुर्की का नोटिस लगने ही वाला था। अनिल अंबानी आते हैं, पिताजी ने भेजा है बच्चन साहब, उन्होंने कुछ ऑफर किया है,
अमिताभ बच्चन ने उस इंटरव्यू में कहा है, जो युवा यहाँ बैठे हैं वो यूट्यूब में देख सकते हैं उस इंटरव्यू को। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने इतना पैसा ऑफर किया जो मेरे कर्ज से कहीं अधिक था, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा। धीरूभाई अंबानी ने 150 करोड़ का प्रस्ताव दिया होगा, अमिताभ बच्चन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बड़ा एहसान, लेकिन मैं इस कर्ज को खुद चुकाऊंगा। धीरूभाई अंबानी ने बाद में एक पार्टी में, जिसमें दुनिया भर के नामचीन उद्योगपति और शोहरतमंद लोग थे, उन्होंने सबके सामने बुलाकर अमिताभ बच्चन के लिए कहा कि ये लड़का 58 साल के थे, लेकिन धीरूभाई के लिए लड़के ही थे। उन्होंने कहा इस लड़के को मैंने, जब ये मुश्किल में था, मैंने पैसे के लिए ऑफर किया, लेकिन इसने मना कर दिया। आज मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि ये अपनी ताकत से खड़ा हुआ है, अपनी ताकत से निशांत भी खड़े हुए हैं, और बालाघाट के ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जिन्हें मालूम है कि उन्हें ये ताकत अपने भीतर रखनी होगी। आप भी एक युवा है पवन, किस तरह से सोचते हैं बालाघाट के लिए और बालाघाट को आगे ले जाने के लिए? बालाघाट शहर में आपका आने के लिए पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम किया, आपको बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब और हमारे जनप्रतिनिधियों को, सबको प्रणाम। ये कार्यक्रम होने से ही एक नई शुरुआत मिली है, जो कि आगे आएगी और दिखेगा हम लोगों को। हम लोगों को जरूरी भी था, एक जैसा कि आपने बोला था, एक नॉक देने की ज़रूरत होती है। ये नॉक शायद वही थी और ये काम भी आएगी हमारे। अभी हम लोग जैसे कि चल रहा है बायो डीजल का, लेके भैया ने बोला, इसी तरह बायो गैस चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है, जो कि आज की डेट में पूरे देश में 5000 बायो गैस के लिए अप्लाई किए गए हैं। हमारे गांव, हमारे घरों में छोटे थे तब हम देखते थे छोटे छोटे गैस, गोबर गैस प्लांट हुआ करते थे गांव में। उसी गोबर गैस को नया बायो गैस प्लांट पर अभी मोदी जी ला रहे हैं, जो कि 5000 हमारे देश में कंप्लीट करके करवाने ही है, उसमें सब्सिडी भी है। तो यहाँ लोगों को जरूरत है सर्च करने की, देखने की। सरकार ने सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। आपको केवल खोजना है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये हमें खुद ऑब्जर्व करना है क्या आ रहा है। बहुत कुछ रहा है, चल रही है बहुत सारी चीजें, योजनाएं हैं, बस हमें नॉक करनी है, क्लिक करना है और अपना विजन क्लियर रखना है कि हमें इस प्रोजेक्ट को करना ही करना है। उस प्रोजेक्ट में गौशालाओं से गोबर आएगा, जो लोगों से कनेक्टिविटी होगी, गांव से लोगों की कनेक्टिविटी होगी, हर आदमी, छोटा छोटा किसान जुड़ेगा। जैसे आपने बोला राइस को लेकर, यहाँ प्रजातियाँ वाकई इतनी अच्छी प्रजातियाँ हैं जो शायद कहीं नहीं मिलती। हमें खाने के लिए 5 स्टार होटल में भी वो प्रजाति का चावल नहीं मिलेगा, जो यहाँ बहुत आसानी से कम दामों में मिलता है। मुझे लगता है कि ये जितना मेरा नॉलेज है, यहाँ से ज़्यादातर अरब कंट्रियों में चावल एक्सपोर्ट होता है और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी राइस प्लांट हैं। यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी हमारी यहाँ लोगों की क्षमता होगी, उससे ज़्यादा यहाँ पर चांसेज हैं काम करने के। युवा साथी जितने भी हैं यहाँ कर सकते हैं, राइस के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बम्बू का बोला जैसे, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, फॉरेस्ट में काम कर सकते हैं आप, मगर करना हम ही को पड़ेगा। हमारी ही इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई और नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं एक छोटा सा राउंड, ये आखिरी राउंड होगा सवालों का, बहुत संक्षेप में आपके जवाब चाहूंगा, फिर अगले इमिनेंट पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। त्रिवेदी सर, आपके सुझाव मैं चाहूंगा। यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, वरिष्ठ पीढ़ी भी है, युवा पीढ़ी भी है, प्रशासन के प्रतिनिधि भी हैं, कुछ सुझाव आपके बालाघाट के लिए बहुत संक्षेप में, कैसे हम आगे बढ़े, दौड़ लगाएं विकास के लिए? देखिए, बालाघाट का हर युवक, जैसे निशांत भाई बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं। मैं खुद भी कुछ नहीं था, उसमें से बढ़ा हूँ। हालांकि मेरा बैकग्राउंड में परिवार और सब था, तो हमारे फादर ने, हम 2 ब्रदर थे, दोनों को चैलेंज दिया था कि तुम अपने हिसाब से बढ़ो और आगे करो। तो जैसे बड़े भाई साहब ने भी जबलपुर जाके अपनी प्रतिभा दिखाए, मैं भी नागपुर से छिंदवाड़ा, अन्य शहरों में रह के, भाइयों के बीच में ही एक हेल्दी कंपटीशन बाबूजी ने करा दिया। उनका प्रिंसिपल था कि भाई तुम, ये तो जॉइंट फैमिली का भी वेंचर है,
तुम अपने इसमें ये दिखाओ। तो यही सेम चीज़ हमने हमारे बच्चों पे के साथ आजमाइश की है। और उन्होंने आके देखा तो एक लड़का लंदन से, यूके मैनचेस्टर से करके आया था MBA, दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय से किया हुआ था। तो दोनों ने बोले, ये पापा आप लोग पुराना काम कर रहे हो मैंगनीज में, अभी सिस्टम बदल गया है। और उन्होंने पूरा मैकेनिज्म सिस्टम पे चले गए और आज वो बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। अब इसका सब बालाघाट के हर नौजवान और यहाँ के रहने वाले सब देख रहे हैं कि हमारे बच्चे लोगों ने जो तरक्की किए हैं, तो ऐसा बालाघाट वाले सब आगे ही बढ़ते हैं, मेरा कहना है। जी, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनोवेशंस की जरूरत है बालाघाट को। और जैसे घर में है, हमारे यहाँ भारत में पेरेंट्स बड़े चूजी होते हैं कई बार, बच्चे का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं चाहते, उसको या तो पढ़ाई की तरफ झोंक देते हैं या बिजनेस है तो बिजनेस की तरफ झोंक दिया, लेकिन नहीं, हर तरह की चीज होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। दिवाकर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बहुत संक्षेप में आपका सुझाव। बालाघाट में बहुत अच्छा वातावरण है और यहाँ पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग है। इसलिए यहाँ पर आज के तारीख में अगर बालाघाट में कुछ भी करना है, चाहे वो बालाघाट के लोगों के लिए हो या बालाघाट के बाहर के उद्यमियों के लिए हो, एक अच्छा वातावरण। इसके साथ साथ अब जो है बालाघाट आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रॉडगेज भी स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बालाघाट में इन्वेस्टमेंट की असीमित संभावनाएं हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि आज भी मैंने देखा कि जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बालाघाट में आए हैं, ऐसे हमारे जिले के भी युवा उद्यमी, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और ऐसे और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बालाघाट में। बिल्कुल ठीक बात है। आप क्या कहेंगे निशान? बालाघाट को लेकर जो मेरा एक सुझाव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं जनप्रतिनिधि जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जितनी भी पढ़ाई पाठ्य पुस्तक निगम के अनुसार की जा रही है, उसमें एक सब्जेक्ट, एक विषय कम से कम कक्षा 8 से या 9वीं से कम स्टार्ट होना चाहिए और वो होना चाहिए उद्यमिता का। उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। उसका एक मुख्य कारण क्या है, अगर आप बच्चों को बताएंगे नहीं कि, समझाएंगे नहीं कि कितनी अपार संभावना आपके अपनी जगह में है, तो जब वो 12वीं में पहुंचेंगे और जब अपना चयन करेंगे कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं, तो सबसे पहले अगर वो बालाघाट में है तो रायपुर या नागपुर का रुख करेंगे, नागपुर में है तो पुणे का रुख करेगा, पुणे में है तो अमेरिका का रुख करेगा। उसका कारण क्या है कि 12th में आते तक उसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं अपनी सरजमीन में, अपनी जगह में मेरे पास क्या संभावनाएं हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि हमारा जो करिकुलम है एजुकेशन का, अगर उस एजुकेशनल करिकुलम में एक सब्जेक्ट संक्षेप में और बालाघाट जिले की संभावनाओं को आंकते हुए कि बालाघाट में किन किन क्षेत्रों में उद्यमिता का अच्छा स्कोप हो सकता है और वो उद्यमिता कैसे हो सकती है, उसके पिन पॉइंट्स अगर बताए जाएं, तो बच्चों के अंदर वो जो भावना इनकलकेट होगी ना, वो ऑटोमेटिकली जब आप 12th या फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वो भले ही पढ़ने बाहर जाएंगे, लेकिन उसी चीज पे बिल्ड करेंगे जो उन्होंने आज सोच रखा है, और वहां से पढ़ के आने के बाद वापस बालाघाट में आके उसको साकार करेंगे। ये मेरा एक संक्षेप में सुझाव है। बहुत अच्छी बात आपने कही है और मुझे लगता है बिसेन साहब की नई शिक्षा नीति में ये हिस्सा है कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप पर पढ़ाने की बात उसमें है और बहुत अच्छी पहल है वो। हमारी शिक्षा के साथ विसंगति यही है। एक शेर मुझे याद आता है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। अब ये जो आपके सामने बैठ के मैं ये माइक्रोफोन से संचालन कर रहा हूँ, मैंने बीएससी की, ढेर सारे मेंढकों के डिसेक्शन किए, मेंढकों के पेट चीरे, काकरोच को चीरा, केचुए का डिसेक्शन किया, लेकिन मुझे कहना यही था कि स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं हिना जी, रामकिशोर जी, डाल सिंह बिसेन जी। कहना मुझे ये था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये रास्ता ढेर सारे मेंढकों की, मैं हत्या तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एक कंपल्शन है, लेकिन वहां से गुजर कर फिर मुझे एमए किया मैंने, सीधे बीएससी से मैं कूद पड़ा फ्रांस की क्रांति पर, मेरी एंटोइनेट, और उसके बाद पत्रकारिता जब मैंने किया तो मैं यूरेका चिल्लाने लगा, मिल गया, यही तो था, कितनी देर से मिला।
22 साल की उम्र में मिला। 22 साल की उम्र तक नहीं होना चाहिए। मुझे मैं दीपक जी से ये भी गुजारिश करूंगा कि आप जैसे युवाओं को स्कूल में आमंत्रित किया जाना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे इनके अनुभव क्योंकि हीरोज चाहिए सर, हमें हीरो चाहिए। आप जाएंगे, जैसा बीच में सरकार की पहल बड़ी अच्छी रही कि एक पाठ्यक्रम कोई भी सरकारी अधिकारी सीनियर लेवल पे ले, आप सीनियर्स जाएंगे, हिना जी कभी जाएं, रामकिशोर जी जाएं, बच्चों को समझ आता है कि अरे ये तो हमारी तरह है, नाक भी हमारी तरह है, बाल भी हमारी तरह है, परिवार की स्थिति भी ये बता रहे हैं रामकिशोर जी, हिना जी की बहुत चैलेंज थे शुरू में, तो उन्हें लगता है कि ये डुएबल है, ये हो सकता है। नहीं तो उनको लगता है हिना कांवरे होना या दीपक जी होना या फिर यहाँ बैठे हैं त्रिवेदी जी होना बहुत कठिन है। यहाँ तो एक जरा से चावल का संकट है जीवन में। आपके सुझाव जी पवन जी। सर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें जरूरत है पर्यटन को बढ़ावा देने की, जिससे कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ कान्हा नेशनल पार्क हमारा टॉप 10 एशिया में आता है, मलाजखंड जैसी ताम्र परियोजना टॉप 10 एशिया में आती है। इनको बढ़ावा देंगे और पर्यटन को बढ़ावा दें, जो कि कान्हा बैहर क्षेत्र में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और वहां पर लोगों का आना जाना और तेजी से चालू किया जा सकता है, जो कि बालाघाट जिले के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और बहुत ही रचनात्मक रहा ये सत्र सर, बहुत आनंद आ गया। और बालाघाट की एक और शानदार वानगी हमें दिखी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा धन्यवाद देते हुए अगले सत्र की तरफ हम तेजी से मूव करेंगे। बहुत धन्यवाद त्रिवेदी सर, बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, बहुत धन्यवाद पवन जी, और बहुत धन्यवाद हमारे साथी निशांत। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक बात आपने कही थी निशांत, बहुत दूर तभी तक बहुत दूर है जब तक हम वहां जाते नहीं हैं। जाइए तो, जैसे निशांत गए हैं, हिना जी गई हैं, रामकिशोर जी गए हैं, एक युवा मंत्री, एक उपाध्यक्ष बैठी हैं विधानसभा की, दाल सिंह जी से पूछिए इनके किस्से कभी। एक हमारा सर प्रोग्राम है नो पॉलिटिक्स प्लीज, कभी मैं आप तीनों को उस प्रोग्राम में आमंत्रित करूंगा। राजनीति पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके जीवन पर बात करेंगे, जीवन की संघर्ष यात्रा पर बात करेंगे। निशांत। हम अपने अतिथियों का फिर स्वागत करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन जी, विधायक सुश्री हिना कावरे जी, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री रमेश भटेरे जी, श्री अशोक सरस्वार जी, पूर्व विधायक बालाघाट श्री अभय सेठिया जी, और तमाम हस्तियां इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उस पैनल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जैसा हम हमेशा प्रयोग करते हैं, टीवी एक रोमांच तो है ही, इसका ग्लैमर तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बड़ी हस्तियों को देखते हैं, बड़े नेताओं को देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, बड़े उद्योगपतियों को देखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम नए लोगों को भी मौका दें, चाहे वो राजनीति में संघर्ष कर रहे हों या किसी दूसरे क्षेत्र में अपनी यात्रा पर हों। तो हम चाहेंगे कांग्रेस और बीजेपी के कुछ ऐसे उभरते हुए नेता जो अपने अपने क्षेत्र में यात्राएं कर रहे हैं, हम उन्हें मंच पर लाएंगे। ये कोशिश हमने पिछली दफा भी की थी, और जो नाम हमने तय किए उसमें कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हैं कम से कम उनके साथ बातचीत की शुरुआत की जाए। हम आमंत्रित करेंगे अभय सेठिया जी को। हालांकि आप वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसी पैनल में आपको जगह दे पाऊंगा। अभय कोचर जी, विवेक पटेल जी, राजा सोनी जी और रामेश्वर कटरे जी, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। जो नहीं हैं उन्हें हम देर से ज्वाइन कर लेंगे। बमुश्किल 12 से 15 मिनट का ये सेशन होगा, इसके बाद हम अंतिम सेशन की ओर रुख करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का, और नमस्कार। और ये चेहरे जो मेरे साथ हैं, ये बालाघाट की उम्मीदें हैं, आने वाले वक्त की उम्मीदें तो आप सभी हैं जो वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी और मध्यम पीढ़ी तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले सर मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, सेठिया जी से।
कि रामेश्वर जी आप हैं जी, अभय जी आप हैं जी। सबसे पहले मुझे यही बताइए सर, भूल जाइए कि वरिष्ठ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है सर, कुछ नहीं। अभी मुझे तो आप बहुत फिट और युवा लग रहे हैं, मेरी तरह, माफ कीजिएगा जी। क्या लगता है आपको कि बालाघाट किस तरह से विकास के रास्ते की तरफ बढ़ सकता है? और नेतृत्व एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। राम किशोर कांवरे साहब का आना, हिना जी का आना, ये बालाघाट के लिए बिसेन जी का रहना, ये बड़ी ताकत है। ये जितना बढ़ेगा उतना विकास के लिए भी, बालाघाट के लिए उसकी जरूरतें पूरी होंगी। किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से बालाघाट क्षेत्र में मेरे पूर्व के व्यक्तियों ने भी कहा है कि असीम संभावना है। वो संभावना किस दृष्टि से देखते हैं हम? अभी बात आई थी टूरिज्म की, अभी बात आई थी बम्बू की, अभी बात आई अपने धान और चावल से संबंधित, और मैग्नीज। निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं भी सांसद जी के साथ बैठा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत होती है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। जिस तेजी से पूरी होना था निश्चित रूप से हो नहीं पाई, परंतु अब समय ऐसा आ गया है कि हमें आगे देखना है। पीछे जिन लोगों ने भी काम किए हैं निश्चित रूप से उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। और यहाँ का युवा, अभी भाई निशांत बोल रहे थे, मेरे घर के पास में ही रहते हैं, मैं पूरे परिवार से भी परिचित हूँ, पर जिस दृष्टि से उन्हें अपनी दृष्टिकोण अपनाया और रायपुर से रहकर बालाघाट में प्रोजेक्ट करना, और निश्चित रूप से ऐसे ही उद्यमियों के भरोसे हम सब ये काम करेंगे। क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से भी आता हूँ, तो यहाँ की संभावनाओं के लिए यदि हमारे जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों का तालमेल, और साथ में व्यापारी और उद्योगपति ये जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम स्वर्णिम बालाघाट को दे पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक हमारा इंटरव्यू बड़ा चर्चित रहा था बाबूलाल गौर जी के साथ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि बाबूलाल गौर जी डायरी लिखते थे 74 से, यानी शरद द्विवेदी अगर उनसे मिलने उनके बंगले गए तो उनके अपने हाथ से दर्ज होता था, शरद द्विवेदी जी का समय 2:30 दोपहर, बंसल न्यूज। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे, उस इंटरव्यू में, बड़ा चर्चित इंटरव्यू है वो, उन्होंने बताया कि अटल जी का सम्मान ग्वालियर में होना था और उसी दिन नरसिम्हा राव जी की डेथ हो गई। 24 दिसंबर की शायद ये बात है। तो अटल जी ने कहा कि नरसिम्हा राव जी ने मुझे कसम दी थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा ये राज मत खोलना, मेरी मृत्यु के बाद ये बात पूरे संसार को बताना। मैं भी बड़ा चौंका कि ऐसी कौन सी बात है कि कांग्रेस का, देश का पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के एक प्रधानमंत्री से रहस्य की बात कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या था वो? उन्होंने कहा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और नरसिम्हा राव जी भी सदन में रहे, तो उन्होंने एक दिन एक स्लिप दी अटल जी को और कहा कि इसको पढ़ लेना, और जब मैं ना रहूं तब दुनिया को बताना कि मेरी विश जो मैंने तुम्हें पर्ची लिखकर दी है वो क्या। आपको पता होगा कि अटल जी और नरसिम्हा राव जी बहुत अच्छे मित्र थे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कहना चाह रहे? जी 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 जी। उस पर्ची में लिखा था कि पोखरण का विस्फोट अटल जी आप अवश्य करिएगा। मेरी भी मंशा ये रही, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया, लेकिन आप इससे बिल्कुल पीछे मत हटिएगा और ये विस्फोट अवश्य करिएगा, पोखरण का परमाणु विस्फोट। देखिए मित्रता किस लेवल की होती है। अटल जी से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा प्रश्नकर्ता ने कि नरसिम्हा राव, जैसे हम लोग पूछते हैं नरसिम्हा राव जी से आपकी दोस्ती को लेकर बड़े सवाल होते हैं अटल जी आपसे, क्यों दोस्ती है ये इतनी? तो अटल जी ने अपने खास अंदाज में आंख मिचमिचाते हुए जवाब दिया, मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। देखिए ये प्रतिबद्धता जीवन में, ये कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आप लोगों में नहीं है, लेकिन ये होना होगा, तभी आप स्टेट्समैन होते हैं, तभी आप अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं या नरसिम्हा राव होते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं रामेश्वर जी, आप किस तरह से, माफ कीजिएगा, अब अक्षय जी, अभय कोचर जी, आप क्या देखते हैं? प्लीज माइक्रोफोन ले लीजिए।
किस तरह से बालाघाट विकास की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बालाघाट में जैसे आज सुबह से एक बातचीत चल रही है उद्योगों को लेकर के, उद्योग आएंगे चलेंगे, उसके बाद उनका क्रियान्वयन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे एक उद्योग की हम बात करते हैं, पर्यटन उद्योग, तो मैं समझता हूँ ये उद्योग हमारे पास एग्जिस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास कोई धुआं फेंकने वाले यंत्र नहीं है, लेकिन उनकी भी जीडीपी जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र से कम नहीं है। आप तंजानिया को लेंगे, केनिया को लेंगे, तो उन्होंने अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को पूरे विश्व के सामने परोसा है। तो मैं समझता हूं अगर बालाघाट की बात आती है तो 1972 में जब कान्हा टाइगर रिजर्व बना, तो कान्हा टाइगर रिजर्व एक बालाघाट के छोटे से क्षेत्र को लेकर के बारासिंगा को बचाने के लिए तो बना लिया गया, लेकिन कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे जंगलों में रहने वाला जो वनवासी है, इसकी दिनचर्या और इनकी जो बोलना चाहिए कि गतिविधियां हैं वो नेचर को भरपूर सपोर्ट करती है। तो हम पूरे विश्व में, पूरे भारत में बाघों की नर्सरी के रूप में पहचाने लगे। तो ये पहचान हमें बालाघाट के रहने वाले वनवासी ने तो दे दी, लेकिन इसको जो बोलना चाहिए कि एक हीरा तो मिल गया, लेकिन तराशने के लिए जो राजनीतिक जौहरी चाहिए था, अब उसकी महती आवश्यकता है। आप देखेंगे जब विश्व पर्यटन की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे 36% पर्यटक जो निकलता है, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है, तो उसकी इच्छा होती है मैं एक खूबसूरत जंगल देखूं, मैं खूबसूरत वन्य प्राणियों के दर्शन करूं, बाघों को देखूं। लेकिन अमूमन हम यदि वो पर्यटक कान्हा आता है, कार्बेट आता है, तो 15% पर्यटकों को भी बाघ के दीदार नहीं करा पाते। हम अपनी एड में जरूर बताते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है, बाघों की दहाड़ यहाँ, लेकिन वो बाघों की दहाड़ देखने के लिए तरस जाता है। इसमें कहीं प्रदेश सरकार का दोष नहीं है। एनटीसीए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप पर्यटक के लिए 20% एरिया ही खोल सकते हैं। तो 20% एरिया हम उन क्षेत्रों में खोल सकते हैं जहां राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के साथ हमारे पास ऐसे कई क्षेत्र हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र ने अमेरिका से मुझे एक बुक भेजा जो रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई थी, और उसमें मोगली का जिक्र था, और मोगली के जिक्र के साथ उसमें बहती हुई वैनगंगा नदी दिखाई हुई थी। तो अमेरिका में वो 4वीं और 5वीं क्लास का उसका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई बोलना चाहिए अभी तक एक व्यवस्था नहीं बन पाई। तो कान्हा के अलावा भी हमारे बालाघाट का 66% क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है। वनाच्छादित होने के बावजूद हम वहां पे जो विश्व का पर्यटक देखना चाह रहा है उसको नहीं दिखा पा रहे हैं। संक्षेप में थोड़ा सा उसको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी संभावना है। मंडला जिले ने 2 सेंचुरी हासिल कर चुकी है। हमारे बालाघाट जिले अभी भी कान्हा यानी बाघों के दर्शन के नाम पे सिर्फ कान्हा मौजूद है। तो मैं चाहता हूं डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट, कि हम एक पर्यटन जो बाघों को लेकर के जो एक पर्यटन होता है, इसके पर्याप्त संसाधन मौजूद है, लेकिन एक्सप्लोर करने की दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट बात कोचर साहब ने कही है, अभय जी ने, बहुत शुक्रिया। और आपकी स्टडी और आपकी सोच ये बताती है कि बालाघाट का युवा पीछे नहीं है। रामेश्वर जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी, आदरणीय शरद जी, सम्मानीय निशान जी, मैं अपनी और पूरे बालाघाट की ओर से आपको धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि इतना बेहतरीन मंच आपने बालाघाट की धरा पर दिया, जहां पर समस्त राजनीतिक दल के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और प्रशासनिक अधिकारी, सम्मानीय मीडिया के साथी लोग, जिन्होंने एक नया नारा दिया, बदलेगा बालाघाट। निश्चित तौर पर यह मंच उस विचार को शुरुआत करने के लिए दिया हुआ मंच है, और बालाघाट के बदलने की शुरुआत आज से ही हो गई है, और आपके इस पहले नॉक से हो गई है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। आज का मुख्य विषय बदलेगा बालाघाट। बालाघाट की मुख्यतः जो जनसंख्या आबादी है कृषि आधारित है। लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर उसका जीवन यापन है। मैं हमेशा एक बात अपने साथियों से, अपने मित्र मंडली से हम लोग चर्चा करते हैं, एक बात कहते हैं कि सदैव बड़े प्रयासों से बड़े काम तो होते हैं, पर कभी कभी छोटे प्रयास से बड़े बदलाव हो सकते हैं।
हमें बालाघाट में यदि बदलाव करना है तो एक बड़ी आबादी के लिए छोटे छोटे कामों करने की आवश्यकता होगी, जिसमें हमें किसानों के लिए मूल रूप से काम करने की आवश्यकता है। हमारा जिला धान के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला है और यह परंपरागत खेती कई वर्षों से हमारे जिले किसान करते आ रहे हैं। मेरा प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे सम्मानीय सरकार के मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित सांसद जी उपस्थित हैं, और आपसे भी आग्रह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहाँ किसानों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए कि वो एक विशेष किस्म की, उन्नत किस्म की जो धान है उसको यहाँ पर रोपित करें। और हम धान के क्षेत्र में मार्केट लीडर तो है ही है, लेकिन चावल की उन्नत किस्म के चावल के क्षेत्र में हम मार्केट लीडर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। किसानों को एक उन्नत किस्म के धान की पैदावार की जाए, क्योंकि यहाँ का अनुकूल वातावरण है कि धान की पैदावार, हर किस्म के धान की पैदावार यहाँ हो सकती है। जैसे भारत को मेरी जानकारी में जीआई टैग बासमती चावल के लिए है। हम मध्य प्रदेश में बालाघाट को विशेष किस्म की धान जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का धान है, चाहे वो चिन्नौर हो चाहे वो बासमती हो, ऐसे किस्म के धान बहुतायत की मात्रा में किसानों से आग्रह करें और एक बड़ी पैदावार जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का धान है, वो एक क्वालिटी का चावल है, उसकी पैदावार करें और हम मार्केट लीडर बन सकते हैं चावल के रूप में। और हमको किसानों के क्षेत्र में विशेष काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ, खुद भी किसानी से सक्रिय हूँ किसानी में। आज भी पिछली सरकारों ने, वर्तमान की सरकारें निरंतर बहुत प्रयास कर रही हैं किसानों की माली हालत ठीक हो, लेकिन आज भी किसानों की माली हालत बेहतर नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसानों की किसानी परिवार से, इसलिए बात आपको प्रमुखता से कह सकता हूँ। किसानों की माली हालत बेहतर करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं अपना एक प्लान थोड़ा समय लूँगा, एक बताना चाहूँगा आपको कि किसानों को जिस घर में सिर्फ किसानी के माध्यम से आवक होती है उस परिवार की माली हालत बेहतर नहीं होती, लेकिन जिस परिवार में इसमें एक मिनट में थोड़ा सा, चूंकि ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है कि जैसा त्रिवेदी जी हमारे बीच में थे, क्या हमने किसान को प्रतिस्पर्धा करने से भी रोक दिया है? उसको सब्सिडी रिजिम में उलझा दिया है कि सब्सिडी लो, ये छूट वो छूट, कि जब जिसके पास चावल की इतनी वैरायटी है, उसना चावल जो है शायद आपका दुबई जाता है, 34 वैरायटीज हैं। किसानों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना भी जरूरी है, इससे भी आप सहमत हो? मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कहीं ना कहीं सब्सिडी का जो भाव है, प्रतिस्पर्धा के भाव को दबाकर खत्म कर दिया है। हमें किसानों को पुनः, मैंने इसलिए पहले प्रारंभ में कहा कि प्रोत्साहित और प्रेरित करने की आवश्यकता है, जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि, प्रशासन, मीडिया, सभी साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि किसान खेती के अलावा उन्नत किस्म की धान की पैदावार करे और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम किसान की हो, क्योंकि जिस परिवार में सिर्फ खेती की बदौलत आवक होती है वो किसान परिवार उतना सक्षम नहीं होता, उतना खुश नहीं रहता। लेकिन जिस किसान परिवार का सदस्य बाहरी आवक जिस परिवार में होती है वो किसान सक्षमता का जीवन जीता है। मेरा ऐसा मानना है कि किसानी से जुड़ा हुआ विषय, एक दूसरा विषय जो आज अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि बाम्बू के लिए बालाघाट का जो वातावरण है, अनुकूल वातावरण है। एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए कि किसान अपनी किसानी भी करे और अपनी मेढ़ों पर बाम्बू लगाए, और उसके साथ साथ, क्योंकि अभी बाम्बू के विषय में भी एक नेशनल बाम्बू मिशन है जिसमें प्रति पौधा 120 रुपये किसानों को दिया जाता है, लेकिन यह जानकारी किसानों तक नहीं है। किसानों को एक ऐसा रोड मैप तैयार करके दिया जाए कि अपने खेत में उन्नत किस्म की धान की पैदावार करे, साथ में अपनी मेढ़ों पर जो पड़द भूमि है उस पर बाम्बू लगाए, सरकार की योजनाओं का लाभ ले। और एक तीसरा विषय है जिससे किसान को 2 लाभ हो सकता है, मत्स्य पालन। किसान अपने खेत में मछली का पालन भी करे, और जिससे किसान जो मत्स्य पालन के लिए सरोवर बनाएगा। रामेश्वर जी, वक्त कम है, मैं संक्षेप में आप बस किसान जो मत्स्य पालन में बात खत्म करें। जी, किसान जो मत्स्य पालन की सरोवर बनाएगा उसके 2 लाभ होंगे। एक तो वह मछली पालन से भी लाभ लेगा, दूसरे उसकी सिंचाई की व्यवस्था होगी, और भी बहुत सी ऐसी योजना है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बालाघाट को इतना बेहतरीन मंच देने के लिए, और निश्चित तौर पर बालाघाट के बदलने की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक सांस्कृतिक पहचान भी हर शहर की होती है। कि मालवा में आप जाते हैं तो मैंने भी जब गया तो मालवी तो मैं नहीं हूँ, भोपाली हूँ। गराडू, मैं गराडू क्या है भाई? महाराष्ट्र में और मालवा में ऊसल पोहा तो सुना है, ऊसल पोहा क्या है? लेकिन मैं बालाघाट आता हूँ, हो सकता है मैं जहां गया हूं वहां नहीं मिला हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ चावल की महक जैसी आनी थी, कम आई सर। आनी चाहिए, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चावल के व्यंजन दिखने चाहिए, और चावल की वो खुशबू जिसके लिए पूरी दुनिया में बालाघाट जाना जाता है। हम रेस्तरां में जाते हैं तो वो पता नहीं कहाँ का, वो शायद दावत का बासमती चावल खिला रहा है हमें। नहीं सर, हमें बालाघाट का चावल चाहिए ना,
छोटा वाला महकता हुआ कि वो लाकर प्लेट रखे और ऐसा लगे कि ओहो हो क्या चावल है। तो जो भी इंडिजिनस फूड है हमारे वो होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं दिखते। और अगर बालाघाट में मुझे आने के बाद बालाघाट का देशी व्यंजन नहीं मिलेगा तो मैं बालाघाट को क्या समझूंगा। विवेक जी, आपकी तरफ में जी संक्षेप में। जैसे कि आज का प्रोग्राम है बदलेगा बालाघाट, बालाघाट बदलेगा नहीं, इसे बदलना पड़ेगा। हमारे जिले में अपार प्राकृतिक संपदा है, पूरे जिले पूरे एशिया का। एक मिनट, संजय जी हमारे बीच में है, वो भी उनसे आग्रह करूंगा आ जाए, एक उनकी रिएक्शन भी। संजय कछवा जी आइए संजय जी। पूरे एशिया का सबसे अच्छा बांस हमारे जिले में होता है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी मॉइल बरवेली में मैंगनीज की हमारे जिले में है। हमारे जिले में धान बहुत अच्छा होता है। हमारे जिले में बालाघाट की बात करें हम, चूंकि कहीं ना कहीं संसाधन होने के बाद भी हमारे जिले में रोजगार का अभाव है। हम चाहेंगे कि नए रोजगार के अवसर हमारे जिले में पैदा हो। हमारे बालाघाट जिला मुख्यालय, इसका सबसे अच्छा उद्योग टाइस उद्योग था, कहीं ना कहीं शासन की निधियों से उद्योग खत्म होता जा रहा है। राइस मिलें भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व तक में हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था, पर कहीं ना कहीं किसानों को सही उचित लाभ नहीं मिलने के कारण पहले मंडियों में एक नेशनल कंपनी आया करती थी, कंपटीशन होता था सरकार और कंपनी के बीच में, किसानों को अच्छा रेट मिलता था। उस कारण लोगों का ध्यान अच्छी फसल लगाने पर, पहले हमारे जिले की चिन्नौर प्रसिद्ध थी, धीरे वो भी खत्म हो रही है। तो इसे हमें बढ़ावा देना होगा। जो नेशनल कंपनी आती थी, कंपटीशन हो, लोगों को अच्छा रेट मिले, कहीं रेट नहीं मिल रहा है। अभी हमारे जिले में कसीप्रधान जिला है, अभी किसानों को सोडा चाहिए, सोसाइटी में सोडा नहीं है। इस बात का अभाव है। जो संसाधन हमारे जिले में है उसको बढ़ाने गया, ऐसा कुछ किया जाए। सबसे बड़ा तांबा संयंत्र हमारे जिले में मलाजखंड में है, उसको साफ करने का संयंत्र हमारे जिले में नहीं है। ऐसा कुछ किया जाए हमारे जिले के संसाधनों का प्रयोग, जिससे हमारे जिले के लोगों को रोजगार मिले। इन्वेस्टर मीट आज भी हुई थी, इसके पहले भी हुई, बहुत से एमओयू साइन हुए, कोई नया उद्योग नहीं खुला। लोगों ने यहाँ से उद्योग कार्यालय से अपनी जमीन ले लिए पर नया उद्योग नहीं खुला। इन्वेस्टर मीट हो, एमओयू साइन हो, पर नए उद्योग लगे। नए उद्योग लगने से होगा हमारे जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम यही चाहते हैं हमारे जिला आगे बढ़े और हमारे जिले के युवाओं को रोजगार मिले। कहने का इस बात की बहुत कमी है, चूंकि हम देखते हैं, हम तो नगर पालिका अध्यक्ष में 5 साल रहा, अच्छे लोग MBA MCA किए हुए लोग, BE किए हुए लोग 300 रुपये का रोजगार मांगने आते हैं। हम चाहते हैं हम सब मिलकर शासन और प्रशासन मिलकर नए उद्योग खोलें, हमारे संसाधन को सही यूज करें, जिससे कि हमारे जिले के युवाओं को रोजगार यहीं पर मिले, उन्हें बाहर न जाना पड़े। बहुत शुक्रिया विवेक जी। और कंक्लूड करूंगा इस सत्र को एक छोटी टिप्पणी संजय कछवा जी की, कैसे तेजी से आगे बढ़े बालाघाट। बदलेगा बालाघाट प्रोग्राम पे उपस्थित आदरणीय शरद जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बालाघाट में आपने कुछ एक चिंतन चालू कराया है, क्योंकि आज जो इन्वेस्टर मीट भी हुई है, मैं समझता हूं इन्वेस्टर मीट में आज 4-5 हज़ार करोड़ का जो घोषणाएं हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उद्योगपतियों को वो माहौल दिया जाए जिससे वो फैक्ट्री लगाए। घोषणा करके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बालाघाट के लोगों को अपनी सोच बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम बालाघाट के लोग, हम जनप्रतिनिधियों को तो दोष दे रहे हैं, लेकिन हम इसके दोषी है बालाघाट के लोग, क्योंकि जिस दिन हम डेवलपमेंट चाहने लगेंगे उस दिन जनप्रतिनिधियों को भी डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी राजनीति करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी विकास होगा तो वो शुरू में विनाश लाएगा। आज आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं, नागपुर से सिवनी के बीच में बहुत अच्छी रोड है, 1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम 4-5 हज़ार पेड़ कटे, लेकिन 5 लाख पेड़ लगे भी हैं। आज बालाघाट में हम 2 घंटे बाईपास पे खड़े रहते हैं, लेकिन 100-200 पेड़ कटने के लिए हम उससे लिपट के फोटो खिंचाने लगते हैं। कहीं ना कहीं बालाघाट को ये देखना पड़ेगा, हमारा वन से पूरा लगा हुआ जिला है, लेकिन हमको लोगों का भी देखना पड़ेगा। आज 4 घंटे यदि हम बाईपास में खड़े रहते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं, तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग दोषी हैं, यहाँ के लोग दोषी हैं। वो बैठ के अभी ये तो चिंतन कर रहे हैं हमारे मेहंदीवाड़ा जालीवाड़ा में बैठ के कि बाइडेन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना था, लेकिन 2 साल बाद उनको क्या करना है इस बारे में विचार नहीं करेंगे। तो ये हम लोग दोषी है इसके। हम जो चाहेंगे नेता को वो करना पड़ेगा।
हम लोग 5 साल खूब चिंतन करते हैं। बालाघाट को शरद जी, बड़ी सरस्वती जी का बड़ा आशीर्वाद है, बहुत चिंतन करते हैं हम लोग, लेकिन 4.25 साल आखिरी साल भूल जाते हैं। तो बालाघाट जो बेरोजगारी की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है, हम नागपुर में काम करते हैं, बड़ा बुरा लगता है, कंस्ट्रक्शन की साइट पे 90% बालाघाट का लेबर होता है। बुरा ये लगता है कि उसको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, करके वो बालाघाट जा रहा है। तो हमको यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करना पड़ेगा, सब पार्टियों के लोगों को मिलके। जो आज उद्योगपति आ रहे हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं बोल रहा हूं, उनको हमको एज ए मेहमान के रूप में ट्रीट करके उनकी इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, तभी जाके 10, 15, 20 हजार रोजगार उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब एक घर से एक लड़का नौकरी में लगेगा तो उस घर की पूरी परिदृश्य चेंज हो जाता है। चूंकि समय कम है, काफी बौद्धिक लोग भी हैं, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये सभी मीडिया वालों को, जो भी लोगों को बोलता हूं कि ये बालाघाट में जो अलग जगाई जा रही है, इसको कंटिन्यू जगाए। और जो भी मेरा मानना है कि जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी ये लगे कि हमको बालाघाट में कुछ करके जाना है, और वो तब लगेगा जब हम लोग चाहेंगे। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी इस दिशा में बढ़ेगा तो हमको उसको आगे बढ़ के सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो सोचेगा 2 साल बालाघाट में काटना है, उसके बाद निकल चलो यहाँ से। तो धन्यवाद। बिना लाग लपेट के जो बातें कही जाती हैं, वो शायद इसी तरह की होती हैं जो आप आवेग में कहते हैं। और संजय जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, तो जो बातें मन में थी, जो बाइडेन के बारे में बात करने से बालाघाट का कितना भला होगा या तालिबान पर बात करने से कितना भला होगा, ऐसे सवाल भी खड़े किए। अब बस कंक्लूड कर रहा हूं मैं, आप सभी को धन्यवाद करते हुए। अब हमारा अंतिम पैनल, जिसमें सारे सीनियर लीडर्स को हम बुलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं मीडिया के साथियों का जो यहाँ पहुंचे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री रामकिशोर कावरे जी को, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री हैं, सुश्री हिना कावरे जी को, जो कि लांजी की विधायक हैं, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे जी को, पूर्व विधायक माननीय सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन जी को आमंत्रित करूंगा, पूर्व विधायक श्री अशोक सरस्वार जी को आमंत्रित करूंगा, और आमंत्रित करूंगा युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरिणखेड़े जी को। आप मंच पर आएं। बहुत स्वागत करता हूं, बड़ा इमिनेंट पैनल है, बहुत अच्छी बात है, जिसमें अशोक जी भी हैं, जिनकी डांट से थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन होना चाहिए, ऐसी शख्सियत भी होना चाहिए। लेकिन सर, आप इनकरेज मत हो जाइएगा डांटने के लिए मेरे इस शब्द से। मैं समझता हूं कि आज कुछ हमें इम्पॉर्टेंट और रचनात्मक बातें सुनने को मिलेंगी। बिसेन साहब, ढाल सिंह जी की विनम्रता हमेशा स्तुत्य रही है सर, प्रणाम करता रहा हूँ उसको लेकर। अशोक जी के बारे में हमेशा सुना है। मौसम जी हमेशा अपनी ऊर्जा के साथ रही हैं। हिना जी के लिए तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कम देखे मैंने ऐसे चेयरफुल लीडर्स, जिनकी हमेशा चेहरे पे मुस्कान होती है। और कावरे साहब की भी बात जो है, क्योंकि इनके लिए हमेशा मैंने सुना है कि ये बहुत ही एक डिसिप्लिन तरीके से और बहुत गहरी सोच के साथ काम करने वाले युवा राजनेता है। और दिलीप जी की तो भटेरे साहब, माफ़ कीजिएगा, भटेरे साहब की तो लिगेसी दिलीप जी से आती ही है जी। और तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे और बहुत रास्ते खोलती ही हैं, और आगे आपको बहुत बेहतर तरीके से प्लेस करें आप सभी को। सबसे पहले हिना जी, मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर मौसम जी की तरफ आऊंगा, क्योंकि हिना नाम भी बहुत सुंदर है इनका, और वैसा ही व्यक्तित्व भी है, और मौसम जी का नाम भी बहुत सुंदर है। महिलाओं के लिए सुंदरता और उनकी एप्रिसिएशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद मैंने ये सीखा है, आप सब भी अधिकतर लोग शायद सहमत होंगे मुझसे। बहरहाल हिना जी, किस तरह देखती हैं आप बालाघाट का विकास, और क्या चीज़ें हैं जिन पर अब हमें फोकस करना चाहिए? शरद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बालाघाट पे दोबारा ये प्रोग्राम किया। फर्स्ट प्रोग्राम तो मैंने मिस कर दिया था, पर मैं खुश हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ। और बहुत देर से, काफ़ी लगभग 1-1.5 घंटे से हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने सबको दिया यहाँ पर, सभी लोगों को। जो क्वेश्चन आपने यहाँ रेज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत ध्यान से सबको सुन रही थी, और कहीं ना कहीं बालाघाट में जो भी संसाधन है
कोई कमी नहीं है, सब प्रचुर मात्रा में है। और जो सबसे बड़ी कमी मुझे महसूस होती है पर्सनल लेवल पे, वो ये है कि यहाँ पर वो आज तक जो कमी रही है वो केवल एक लीडरशिप की कमी रही है। मैं उस बात को महसूस करती हूँ, क्योंकि आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत दूर ना जाएं, हम गोंदिया की बात करें, आज वहाँ पर एक लीडरशिप है प्रफुल्ल पटेल जी की। आज उनके चलते आज हमको गोंदिया एक अलग रूप में दिखाई देता है। मैं यहाँ से थोड़े बगल की बात करूँ छिंदवाड़ा की, वहाँ एक लीडरशिप है कमलनाथ जी, उनके कारण आज छिंदवाड़ा एक अपने अलग रूप में अपने एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। बालाघाट में वो चीज़ नहीं है। संसाधन है, परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ है, पर जो एक कमी है वो लीडरशिप की। और मुझे लगता है कि एक इस लाइन में जब मैं आ गई हूँ तो अभी हमारी जवाबदारी बनती है कि जो कमी हम महसूस कर रहे हैं उसको हम कैसे दूर करें। और इसकी शुरुआत जब मुझे मौका मिला काफ़ी लंबे समय के बाद, जब कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने के लिए ही सही, लेकिन उस पीरियड में जब मुझे समय मिला तो मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से ये रिक्वेस्ट किया कि भाई जब एक उद्योगपति राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसका फ़ायदा बालाघाट को कैसे मिले। आज बालाघाट पे इन्वेस्टर्स मीट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ इस बात के लिए। और मुझे खुशी है कि एक वो शुरुआत जो कमलनाथ जी के टाइम पर हुई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि आप बालाघाट में क्या कर सकते हो, बालाघाट में उद्योगपतियों को आने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो उसकी पहले आप स्टडी करो और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। और मैंने उस समय काफ़ी मेहनत किया था। उस समय हमारे कलेक्टर दीपक थे और काफ़ी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी। और आज आप देखिए कि देर से भी सही, लेकिन एक अच्छी शुरुआत बालाघाट में हुई। और मुझे चूँकि ज़्यादा शेरो शायरी आती नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं ना कि मेरे सीने में ना सी, क्या बोलते हैं आप, एक बार प्लीज बोलेंगे क्या? मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज वो आग जली, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही प्रिसाइज, लेकिन बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई अपनी बात। मैं मौसम जी से जरूर जानना चाहूँगा, लीगेसी है राज की, मेरा माइक्रोफोन किस तरह आप सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, हम जानते हैं बालाघाट मध्य प्रदेश के एक छोर में है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ है। वाकई जो संभावना है, सारी बातें हम सबके सामने आ चुकी है। अरे भैया, जो एक मुझे प्रमुखता से चीज दिखती है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज थे, लेकिन कुछ जो अप्रोच थी जिसके कारण मुझे इसमें बड़ी भूमिका ब्रॉडगेज की थी। और मुझे खुशी है 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पश्चात जिस गति से परिवर्तन बालाघाट के विभिन्न तरीके से आए, जिससे ब्रॉडगेज की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विभिन्न तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, जिसके कारण आज जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज हम सबने देखा। दिन भर से हम इस इन्वेस्टर समिट में हम लोग सब रहे हैं, मैं भी सुबह से यहाँ पर थी। जो योजनाबद्ध तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान विभिन्न तरीके से उद्योगों को प्रोत्साहन देने के जो प्रयास उनकी नीतियों के द्वारा किया गया, मुझे विश्वास है कि इससे हमारे युवाओं को और भी अन्य क्षेत्र के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और इसके लिए मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्रशासन और शासन ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और उसे हम अच्छा करेंगे। इसके पूर्व में भी हम सब ने किया था। पहली बात तो यह है कि बालाघाट बदल रहा है। यदि ना बदल रहा होता तो शरद द्विवेदी जैसा बड़ा पत्रकार 3 महीने में 2 बार बालाघाट नहीं आते। और चूंकि बालाघाट बदल रहा है, बालाघाट वालों की सोच बदल रही है। अभी आप श्रद्धेय अटल जी की बात कर रहे थे। अटल जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमें पिछड़ा कहा जाता है कि बालाघाट जिला पिछड़ा है। कभी कोई पिछड़ा नहीं होता है, पिछड़ी होती है हमारी सोच। व्यक्ति जैसा सोचेगा, व्यक्ति वैसा करेगा। कल तक क्या हुआ, बजाय इस पे गाना गाने के आज और आगे क्या करना है, यदि इस पे चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत सकारात्मक परिणाम हम दे सकते हैं। आज पूरे दिन भर से हमारा और आपका सफर जारी है। आज हमने देखा, आपने इस बात को पहले भी कोट किया कि बालाघाट जैसा जिला, और जब अपन बालाघाट बोलते हैं तो हमारी भाव तन जाती कि बालाघाट जैसा जिला, यानी लोगों का मानस बन गया कि बालाघाट जैसा जिला। साहब, ये वो बालाघाट है जो बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। ये वो बालाघाट है जो यहां एक बार आ गया वो यहां का होकर रह जाता है। ये वो बालाघाट है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण
यहाँ के लोगों के एक सरल मिजाजी के कारण। एक बहुत अच्छी बात पगारिया जी ने कही थी कि जीवन का सबसे कठिन काम क्या है, व्यक्ति का सरल होना। वास्तव में यहाँ की सरलता मैं नहीं मानता कि बहुत सी जगह होगी, और इन सब कारणों से आज बालाघाट जैसे जिले में हमारे जिला प्रशासन, हमारी सरकार से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के, हमारे यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियल, सभी के सामूहिक सहयोग से 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की चर्चा बालाघाट की धरती पे होना इस बात को निश्चित रूप से तय करता है कि आने वाला कल बालाघाट का है। यह एक स्वर्णिम कल है और एक सुखद भविष्य है। परमात्मा ने हीरा सबको बनाया है, लेकिन शर्त यही है कि जो घिसेगा वही चमकेगा, और नहीं तो सब एक जैसे हैं। अटल जी एक बात और कहा करते थे, क्योंकि हम पॉलिटिकली कंपटीशन में रहते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन अटल जी की यहाँ ये बातें सबको संबल प्रदान करती है कि बाधाएं आती है आई, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारी, सिर पे बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बालाघाट का पॉलिटिशियन हो, चाहे बालाघाट जिले के इंडस्ट्रियल हो, चाहे बालाघाट को बदलने वाले जितने भी युवा सोच हैं, यदि सब कदम ताल करके चलेंगे तो सबका चला हुआ एक एक कदम बालाघाट जिले को कई कदम आगे ले जाकर चलेगा। और मैं निश्चित रूप से आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस मंच से और मंच के सामने हम सब मिलके आने वाले कल में जब आप अगली बार पुनः बालाघाट जिले में आएंगे तो फिर से एक नए बालाघाट को देखेंगे, एक नए बालाघाट की संकल्पना को आप देखेंगे। और चाहे राइस हो, चाहे बैम्बूज हो, चाहे मिनरल्स हो, जितनी भी चीजें हैं, सौभाग्य मानता हूं मैं कि हमें परमात्मा ने बालाघाट जिले में पैदा किया है। निश्चित रूप से बालाघाट जिले में जितनी अपार संभावनाएं प्रदेश के बहुत कम जिलों में है, और हम सब मिलकर के इसका दोहन करते हुए, इसका सकारात्मक उपयोग करते हुए एक स्वर्णिम बालाघाट तरासेंगे। धन्यवाद आपका, और पुनः इसी आशा के साथ कि अगले 3 महीने में फिर से एक मुलाकात जरूर हो, क्योंकि जो टच आज आपने दिया है, जिस दिशा में आज आपने हमको ले गया है, यदि यह प्रयास सकारात्मक रहा तो निश्चित रूप से आप सबकी कृपा से ये बालाघाट बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बदलेगा बालाघाट, लगता है शरद भाई ने ठान ली है कि बालाघाट को बदल के ही रहेंगे। आज का जो इन्वेस्टर समिट बना है, ये पिछले जो आपका बालाघाट विकास के बारे में जो मीटिंग किया था, यहाँ लाइव कास्ट किया था, उसका असर है। उसके कारण कलेक्टर महोदय ने इंटरेस्ट लिया और यह इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। बहुत संभावना है बालाघाट में, उच्च क्वालिटी के खनिज हैं, मैंगनीज है, कॉपर है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, ये बहुत सारे खनिज हैं। धान का कटोरा कहलाया जाता है और रिच फॉरेस्ट है, तो कोई कारण नहीं है कि यहाँ अच्छे उद्योग नहीं आएंगे। उसके लिए प्रयास की जरूरत है, और ये प्रयास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। पिछले सबमिट हुई हैं, 3 सबमिट हुई हैं, कोई असर नहीं, 0 सिफर। वह उसका आज का सबमिट का वो हालत ना हो, इस पर ध्यान रहे। कलेक्टर महोदय, आपके प्रयास से आज का सबमिट हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ढाल सिंह भाऊ से मैं कहूँ कि बड़े मुश्किल से 2 साल मिलता है इनको जिले में, 2 साल समझने में ही चले जाते हैं, तब तक ये बाहर चले जाते हैं। कम से कम 1 साल इनको रोकें और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, और अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रियल, क्योंकि ये समझ गए हैं, ये सोच लिए हैं, और इन्होंने उस तरह से आज का सबमिट किया है। बहुत संभावना है यहाँ की, और मैं चाहूँगा कि अच्छी इंडस्ट्री यहाँ आए। त्रिवेदी ग्रुप ने बहुत काम किया है, शुरू से रमणिक लाल जी त्रिवेदी के साथ में मैंने काम किया है, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे। बच्चा अच्छी सोच थी उनकी, बहुत आगे बढ़ाने की, और लोगों को भी आगे बढ़ाने की सोच थी। उनके लड़कों ने काफ़ी कुछ संभाल लिया है, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा खनिज उद्योग इनके पास में है। बहुत मायने रखता है इसका। वैद्य साहब ने काफ़ी कोशिश की है,
इस समिट के लिए उसको भी साधुवाद के पात्र हैं। और इसी तरह मैं पिछले वक्त टारगेट थे भाई दिवाकर जी, डॉक्टर दिवाकर जी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज काम किया है इन्होंने, क्रांति लाई है, पर क्रांति अधूरी है। आज भी मेरा चैलेंज है उनको, तो उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ लाएंगे, अभी तक उसका कुछ असर दिख नहीं रहा है। फिर मैं कहूँ कि मेडिकल कॉलेज आ जाए तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो जाएगा हमारा बालाघाट जिला। तो साधुवाद देता हूँ मैं आपको जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, और कलेक्टर महोदय को देता हूँ, भाई धुर्वे जी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से डायरेक्टर आए थे उनको भी देता हूँ, और ढाल सिंह भाऊ को। सभी कृषक पृष्ठभूमि से और मध्यम परिवार, छोटे परिवार से आए हुए लोग हैं जो इस लाइन में सब बैठे हैं, इसलिए हमारी सोच हो सकती उतनी आगे नहीं रही है। यहाँ पर जिस तरह का मिनरल्स और सारी चीज़ें रहीं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ इसके पहले तक सब राज्याश्रय पर ही आधारित होती रहीं। और अब यदि मैं कहूँगा तो फिर अलग बात हो जाएगी कि कापर कारखाना बालाघाट में खुरा और शोधन का कारखाना गुजरात चला गया या राजस्थान चला गया, खेतड़ी, तो फिर किसका नेतृत्व अक्षम था, विचार करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहने का आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है। इतनी बड़ी माइंड के आधार अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है, पर कहीं ना कहीं हमने कहा ना कि उस तरह के उद्योगपति इस बालाघाट में नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर किसान परिवार के लोग ज़्यादा रहे। कुछ ही लोग जो निश्चित रूप से जिनका डीएनए में व्यवसाय है, ऐसे लोग आए और धीरे धीरे सभी जिलों में जाकर के इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया। तो जिन लोगों को इस तरह से व्यवसाय करते आता, और किसान परिवार उद्योग करने से डरता है, समझ भी नहीं होती है, इसलिए जिनको समझ रही वो उद्योग में आगे आए। अब धीरे धीरे हमारी पीढ़ी तक तो लोग खेती पर ही आश्रित रहे, इसके बाद निकल करके जब आगे आए तो हमने समाज को दिशा देने का काम किया। तो मैं वहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि जब मैं विधायक नहीं था, और आपने कहा ना कि मैं एक चिकित्सक के रूप में मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करता था, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर पृष्ठभूमि था। मैं जब प्रैक्टिस करता था तो उस समय पर एक गरीब की 2 रुपए का भी उसका यदि इलाज करता था तो देने को पैसे नहीं होते थे, और तब मजदूरी 10 रुपए होती थी, चलने के लिए सड़क नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, बहुत सारी कमियां थी। तब मन में भाव आता था कि इसके जेब में पैसे कैसे आएंगे, जब इसके जेब में पैसे आएंगे तो मुझे पैसे देगा। और यही आज मोदी जी का मंत्र है क्या कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो उस गरीब को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और इसीलिए उसकी जेब में इतना पैसा देने का काम, उसको सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब आत्मनिर्भर बनाना, तो इसलिए जब मैं पुनः कह रहा हूँ कि विधायक नहीं बना, उसके पहले मैंने उन ग्रामीण विकास की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ये जितना आज आपने समिट में देखा, चाहे वो मछली पालन का काम हो, चाहे वो आपके बांस के उसके काम हो, चाहे आपने खैर यहाँ मैग्नीज है, सिवनी जिले में नहीं है, क्रेशर का काम था, मैं आगे उस पर आऊँगा। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर सकते हैं किसान को संपन्न बनाने के लिए, तो उसको मछली पालने के काम से लगाया, उसको मुर्गी जो जैसे कर सकता है मुर्गी पालने के काम से लगाया, किसान है तो गाय पालने के काम से लगाया, अच्छी खेती कैसे बढ़ेगी, जैविक खेती कैसे करेगा उसकी चिंता पे लगाया, किसान को और आमदनी कैसे, उसको लाख के उद्योग पे लाया। आज जो इतना लाख का ऑर्नामेंट देख रहे थे, इसकी 75% पूर्ति बरघाट से होती है। आज जो लाख यहाँ आती बालाघाट में भी हो सकती है, नहीं, बरघाट अकेला केवल एक विकास खंड है जहाँ की पूर्ति हम बालाघाट की पूरी करते हैं, और आपका रांची तक यहाँ की हमारे यहाँ की लाख जाती है। उस समय पर 5 रुपए किलो लाख बिकती थी, आज लगभग उसका रेट 300-350 रुपये किलो है। तो किसान को अतिरिक्त आमदनी का किया। फिर किसान के लिए आवश्यकता चाहिए तो उसको सिंचाई के साधन, मेरे यहाँ इतने बड़े तालाब नहीं, पानी सब सिवनी में गिरता है, मिलता पूरा बालाघाट को है। जितने तालाब बने सबका पानी बालाघाट को ही आता है, तो स्टोर पानी हमारे आज पानी नहीं गिरा तो बहन गंगा में पानी नहीं दिख रहा है, पानी सिवनी में गिरेगा तो पानी बालाघाट में दिखेगा। त्रिवेदी जी ने कहा ना सिवनी पसंद नहीं आया, वो अलग हो सकता है, पर आया सब कुछ उधर से बह के इधर है। तो इसीलिए विकास भी इस जिले का ज्यादा हुआ तुलनात्मक सिवनी के। फिर भी सिंचाई के क्षेत्र में हमने छोटे छोटे तालाब बनाना, स्टैप डैम बनाना, इस सारे वृक्षों का लगाना, बांस को लगाना, पूरे पंचायतों में मैंने वृक्षारोपण का काम कराया, बांस का काम कराया। आज मेरे यहाँ का किसान हर साल बेचता है, पंचायतें 8-8, 10-10 लाख का बांस पंचायतें बेचती हैं। ऐसा नहीं है, मैंने रोजगार देने, तो एक बांस यदि किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 2 बांस मिलना कठिन होता था, क्योंकि साल में एक ही बार बिकता था।
आपको अच्छे से याद है। तो ये बांस लकड़ी खेती कराने का सारा काम करा है, और फिर जब 90 में अवसर मिला तो इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम बालाघाट और सिवनी में रेल हमारे पास अंग्रेजों के ज़माने की थी, पर वो रेल हमारे पास जो थी वो नैरो गेज थी। उस ज़माने में अंग्रेज उस नैरो गेज से व्यापार करते थे। जब बरघाट सिवनी बालाघाट बढ़ा, ब्रॉड गेज होगा तो यहाँ उद्योग आएंगे, क्योंकि हम छोर पे हैं, मिडिल इंडिया में हैं। और इसीलिए मेरा हमेशा से मानने रहा कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, सिवनी से नेशनल हाईवे जाता था, और बाद में जिसका उल्लेख आपने किया, आज कितना खूबसूरत आपका वो सड़क बनी है, और जिस मोगली लैंड का भी कोचर जी उल्लेख कर रहे थे, वो पेंच में भी हमने बनाया। उसकी जन्मस्थली जो है वो सिवनी जिला है, और उसके नाम से जब मुझे शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला तो मोगली के नाम से मोगली उत्सव हर साल पेंच नेशनल पार्क में बच्चों को मनाने का हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, एक मोगली को पहचान दी। तो इस तरह से जब जीवन में अवसर आए तो उन सारे कामों को करने का प्रयास किया, जिसके साक्षी हमारे सरस्वार जी हैं, हम लोग साथ में विधायक रहे हैं। तो जब अवसर मिला तो उसको भुनाने का भी काम किया, और आज जब आप सबके आशीर्वाद से बालाघाट का सांसद के रूप में अवसर मिला तो मैं शुरू दिन से इस बात के लिए लगा। कलेक्टर इस बात के साक्षी हैं कि हम बालाघाट में कितने तरह के उद्योग ला सकते हैं। मैंने कहा इतना मैग्नीज होता है तो हम बालाघाट में केवल गिनती के 2-3-4 हमारे पास फेरो मैग्नीज के प्लांट है, तो क्यों नहीं हम बालाघाट में ज़्यादा लेके आए। तो एक मैग्नीज आधारित उद्योग है, हमारे पास HCL का कुछ उद्योग हो, पर यहाँ लगता है कई बार ढुलाई की दिक्कत है। उपवा प्लांट है, उपवा हमारे पास है, पर चूंकि उसका आवागमन नहीं है, केवल भरवेली तक होता है। एक हमारे पास तिरोड़ी माइंस है जहाँ आपका क्षेत्र है, तो आज उसको भी रेल के माध्यम से उसको डेवलप किया था, सीधा माल उसका हमारा जा सकता है, एक अच्छा रेक पॉइंट वहाँ बना। अब हम वहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, पर हम उत्पादन करें और बाहर भेजें, तो केवल उत्पादन नहीं करें, उसको प्रोसेसिंग भी करें, ये मन में हमेशा इसका भाव रहता था। और उसको मूर्त रूप देने के लिए हमारे कलेक्टर दीपक आर्य जी ने पूरी मेहनत करी। इसी तरह मैं कहता था कि एग्रीकल्चर में हम बहुत काम कर सकते हैं, पर कई बार माफ़ करना, कहना नहीं चाहूँगा पर कहना पड़ रहा है कि कई बार हमारी नीतियों के कारण भी हमारा व्यवसाय कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। पर अब कई बार वो मैं आपकी राजनीतिक बेबाकी के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको, बिल्कुल कई बार राजनीतिक प्रबंध में फंस जाता है और उसका नुकसान हमारे उद्योगपतियों को होता है। तो नीति हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सबका भला हो, सरकार का भी हो, जनता का भी हो, उद्योगपति का भी हो। तो निश्चित रूप से आज इतना बड़ा बालाघाट जिले में 200 से ऊपर राइस मिलें हैं, इतना हम सब कर सकते हैं। यहाँ का बासमती का चावल, यहाँ का चिन्नौर का चावल विदेश हमारे कटंगी के चौरड़िया जी बेचा करते थे, पर बीच में कहीं ना कहीं कुछ तरह का जब गड़बड़ियाँ होती हैं तो फिर नुकसान होता है। इसलिए जब कभी ज़्यादा लोभ हो जाता है, लालच में आते हैं तो उसका नुकसान भी आता है। तो इसलिए ईमानदारी से किया गया व्यवसाय हमेशा ठीक रहता है। तो इस व्यवसाय बने खेती की बहुत गुंजाइश है। अभी मोदी जी ने कहा कि भाई हमको लोकल को वोकल करना है, तो यहाँ क्या पैदा होता है उसी को चिंता करें। तो आज हमने जैसा बांस के उद्योग की बात करी, भारत सरकार इसमें 50% का पूरा अनुदान दे रहा है, और जैसा अभी पिछले वक्ता ने कहा उसके जानकारी नहीं है। और इसके पहले भी मैंने जब भी आपसे कहा कि भारत सरकार की बहुत सारी अनुदान की योजनाएं हैं, पर जनता तक जानकारी नहीं होने का अभाव है। जो हम जनप्रतिनिधियों को या प्रशासन के लोगों को जनता तक दें तो उसका लाभ लें। एक मीठी क्रांति के बारे में बात करें जिसका बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास, चाहे वो पेंच हो चाहे काना हो, राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको कर सकते हैं। और वह मधुमक्खी पालन का काम बहुत आसानी से करा सकते हैं, किसान अतिरिक्त आमदनी। तो काम बहुत हैं पर करना हमें पड़ेगा। पर हमारी इच्छा क्या होती, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, मुझे नौकर बना ले, मुझे नौकरी दे दे। और हम कहते हैं, और हमारी सरकार मोदी जी कहते हैं, तुम मालिक बनो और दुनिया को नौकरी देने वाले बनो, खुद मालिक बन के लोगों को करें। ये सरकार की इच्छा है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये एक प्रयास है कि इस दिशा में यहीं के लोगों को रोजगार दें, आगे बढ़े। ठीक है, बड़े छोटे उद्योगों के लिए MSME भी है, तो इसका कहीं ना कहीं हम और प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ के लोकल लोगों को उद्योग दें, यहाँ के लोकल लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय दें। अब वो 10,000 से लेकर 10 करोड़ और 100 करोड़ और 1000 करोड़ तक का भी उद्योग हो सकता है। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी समझ, वो उसमें अपने आप को पारंगत करे, उसका अनुभव आने ले और आकर के सरकार का लाभ ले। सरकार और प्रशासन सारे लोगों की मदद करने के लिए बैठी है। केवल अपने उद्देश्य को पहले तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 बातें आपकी मेरे जहन में अटकी हैं। पहली चीज़ तो बहुत बेबाकी से उन्होंने माना है कि कई बार कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं जो जैसी होनी चाहिए शायद वैसी नहीं हो पाती। ये हर सरकार की चुनौती होती है और फिर उसको दुरुस्त भी किया जाता है। दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी कि ये किसानों का शहर है,
अब जब तक किसान उद्योगपति नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा सर। तो ये जितने किसान यहाँ हैं उन सब के लिए भी एक चुनौती है। राजनेताओं के लिए आप कुछ और मत सोचिए, ये आपके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। जो भी खेती किसानी करते हैं आपको उद्योगपति होना, मालिक बनना पड़ेगा, तब आप बालाघाट की तकदीर और तस्वीर को बदलने में अपना विनम्र योगदान दे पाएंगे। कंक्लूड कर रहे हैं हम इस सत्र को, काफी समय हो गया। कांवरे जी की तरफ मैं आ रहा हूं कि वो अपनी बात रखें और एक युवा राजनेता के नाते सब बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। जी कांवरे जी। धन्यवाद सरस जी। बंसल न्यूज को मैं बधाई देता हूं कि आज पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश ने इस बालाघाट जिले को देखा है। जैसे कि इस आपका इवेंट है बदलेगा बालाघाट। मैं उस विचारधारा से आता हूं जहां पर कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मैं सुषमा दीदी के उस लाइन को भी अपना मूल मंत्र माना है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। आज जब इन्वेस्टर समिट की हम बात करते हैं, मैं चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के उस भाव के साथ में, उस विश्वास के साथ में काम करता हूं जहां पर पहली मेरी प्राथमिकता मेरा देश, फिर दल और फिर व्यक्ति। जब इस पर मैं जाता हूं तो मेरे ध्यान में आता है इस इन्वेस्टर मीट में जब आज बहुत सारे लोग यहाँ पर अनेक अनेक चर्चा भी किए, पुराने समय की भी बातों को हमें ध्यान दिलाए, लेकिन मैं सभी लोगों को इस बात को विश्वास में लाना चाहता हूं कि मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूं जहां पर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर काम करना चाहता हूं। क्योंकि सभी दल के लोग यहाँ पर हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री के रूप में सरकार के तरफ से भी जनता जनार्दन की जो योजना कैसे जनता तक पहुँचा पाऊँ उस पर भी काम कर रहा हूँ। एक जिम्मेदारी दायित्व पर मुझे अवसर मिला है काम करने का, तो मैं मन से जीता हुआ हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 4200 हमारे इन्वेस्टर मीट आज सबमिट हुए हैं, 4200 हमारे इन्वेस्टर मीट यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आने वाले समय में 10,000 तक के लेकर जाऊंगा, ये विश्वास है। लेकिन उसके लिए सिर्फ विश्वास ही नहीं, उसके लिए जमीन पर काम भी करना पड़ेगा। मैंने कलेक्टर बालाघाट से कहा है कि ये सारी चीजें हमारी तैयारी आज की नहीं है कि हमने 4 दिन में इसको तैयारी कर लिया। इसके पहले मैंने इन्वेस्टर को बुलवाया, मैंने उद्यमी को बुलवाया, उनसे चर्चा किया। यहाँ पे त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ में चर्चा करके सरकार के तरफ से क्या सहयोग हो सकता है। हमारे उद्योगपति आएंगे तो उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमने नीति बदलवाई। आज मैंने हमारे उद्योग मंत्री जी को लेकर आया, उनसे चर्चा करवाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में चर्चा की। और ये चर्चा होने के बाद आज जब पहली बार जब चर्चा हो रही थी कि ये इन्वेस्टर मीट करेंगे यहाँ पे, तब हमारे ध्यान में था कि 1000 का सबमिट होगा। लेकिन बढ़ते गया, लोगों का विश्वास जागते गया और विश्वास हम जगाएंगे और उस काम को करेंगे। जहाँ पर लैंड की बात आएगी, हमने बालाघाट जिले के सारे जनप्रतिनिधि जो सहयोगात्मक इस काम में रहेंगे वो सारे जनप्रतिनिधि को रखेंगे, अधिकारी को उसमें सदस्य रखेंगे, हमारे कलेक्टर प्रधान सचिव रहेंगे और इस व्यवस्था को लेकर एक कमेटी बनेगी जो हर महीने इसकी समीक्षा करेगी कि हमने क्या पाया और क्या खोया है, हमने क्या किया। अगर सरकार के तरफ की कोई विषय आएगा तो मैं खुद भी उस बैठक को लीड करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे उद्योगपतियों को हम सुविधा दे सकेंगे, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पे विश्वास होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारा जिला 59% वनों से घिरा हुआ है। निश्चित रूप से मैं आयुष विभाग में भी काम कर रहा हूँ। एक नई नीति को लेकर हम देवाल में एक योजना लेकर आ रहे हैं कि हमारे आदिवासी भाई जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए हम कैसी खेती तैयार करें, उनको कैसे हम रोजगार दें।
हमारे परस्पर हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो हमारी औषधियां हैं, हम उनकी भी खेती कराना चाहेंगे, हम उनको मार्केट भी देना चाहेंगे और मार्केट दे के उनको रोजगार देने का हम काम उसी स्तर पर जो लोकल में वोकल हम उसी लोक व्यवस्था देंगे और उसको मार्केट देके हम अपने मध्य प्रदेश के लिए आयुष विभाग के मेडिसिन जो अपना हमारी औषधि है वो बनाने का भी हम काम करेंगे। अभी वेलनेस की बात चल रही थी कि हम पर्यटन के क्षेत्र में कैसे हम लोगों को, इसे बालाघाट जिले की हम बात करते हैं तो हमने पर्यटन के साथ में हमारा विभाग भी हम एक पंचकर्म लेकर आएंगे ताकि हमारे उस क्षेत्र के लोगों को हम रोजगार दे सके। हम पर्यटन के साथ में हमारा एग्रीमेंट होगा और जो केरल की पद्धति है, जो केरल में लोग केरल को एक अलग उसमें जानते हैं पंचकर्म को, वो हम कान्हा नेशनल पार्क में भी देने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था बहुत सारी सोच है, बहुत सारी चिंता है। उसकी चिंता मुझे अवसर मिला है काम करने का तो निश्चित रूप से मैं वो काम करके जितना हो सकता है सबके साथ में विश्वास में, सबको विश्वास में लेकर मैं वो काम करने का प्रयास करूंगा। जहां तक के ये जिले को धान का कटोरा वाला जिला कहते हैं, तो जब धान हम उत्पादन वाला जिला है तो उसकी भी चिंता करना है मुझे कि हम राइस मिलरों को कैसे यहाँ पर रोजगार के साधन में उनको कैसे प्लांट यहाँ लगाने की सुविधा दें, हम एमएसएमई के माध्यम से कैसे हमारे लोगों को हम मदद कर सके, उसकी भी चिंता है। अनेक प्रकार आपने कहा कि यहाँ पर राइस का एक उत्सव होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि आपको 3 महीने बाद फिर से आना पड़ेगा, तो मैं जब आप अगली बार जब भी आएंगे तो हम निश्चित रूप से आपको उस उत्सव में आमंत्रित करेंगे और एक अच्छा हमारी जो पुरानी प्रजाति है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर करेंगे और व्यंजन भी हम आपको हमारे चावल से बनी हुई व्यंजन यहाँ पर खिलाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। मंच है, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति भी हूँ लेकिन पॉलिटिकल अपनी जगह में है, लेकिन इस जिले का हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसमें सबका सहयोग मैं अपेक्षा भी करता हूँ, सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, सभी दल के लोगों से, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारा जिला, हमारे लोग जिनका हम विकास कर सके, जिनके लिए हम काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है और इस ध्यान के कारण आज जो हमारा इतना बड़ा हमने कार्यक्रम आज आप सुबह से इस कार्यक्रम में है, आपने देखा भी है और मैं इस बात से विश्वास आपको दिलाना भी चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आज जितने भी हमारे उद्योगपति आए थे वो स्वयं भी इंटरेस्ट ले रहे थे हमसे, कल भोपाल में भी मिले, रात में ट्रेन में भी मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे को नीति में परिवर्तन करके दिया निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिलेगा। जो सड़कों का मामला है, बिजली का विषय हमारे ध्यान में, वो समय समय पे हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से उनको हम सहयोग भी करेंगे और आने वाले समय में क्या अच्छा हो सकता है हम एक ऐसा, आपने एक ऐसा मंच यहाँ पर दिया है, ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि हमारे ज़िले के हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे व्यावसायिक बंधु हो, हम इन लोगों के साथ में भी बैठकर इस ज़िले के विकास में काम करेंगे। पर आखिरी में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इस एक ऐसा मंच दिया, आज एक ऐसे विजन को लेकर आपने पूरे देश में इस ज़िले को दिखाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बालाघाट जिला है, यहाँ नौजवान युवा लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे काम करने के सोच को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे युवा उद्यमी उद्योगपति भी आपने देखे, यहाँ पे हमारे युवा साथी भी हैं। हम सब लोग इस नए जनरेशन में नए युग में जा रहे हैं, तो नए युग को लेकर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आने वाले समय में बहुत काम करेंगे। मैंगनीज, हम जहाँ मैंगनीज की बात करते हैं, ऐसे आज जितने भी हमारे उद्योगपति आए हैं उनको क्या हम मैंगनीज में क्या सपोर्ट कर सकते हैं। हमने मोबाइल के सीएमडी को बुलवाया था, उद्योग मंत्री जी ने उनसे भी कमिटमेंट करवाया कि हम इनको कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने भी जो हो सकता है वो मदद करेंगे और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर उद्योगपतियों का सहयोग करेंगे। तो हमारे अलग अलग यहाँ पर जो काम है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे मैंगनीज के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे फॉरेस्ट के क्षेत्र में, सारा का सारा हमारे क्षेत्र बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी संभावनाओं को हम छूते हुए काम करेंगे। मैं यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि आए, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे कलेक्टर दीपक आर्य जी और उनकी पूरी टीम ने इस योजना को जैसे जैसे सरकार का निर्देश मिलते गया, जैसे जैसे शासन ने आदेश देते गया, उस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आज इस कार्यक्रम को भी उन्होंने तैयार किया। मैं लगभग 8 दिन से कलेक्टर बालाघाट के साथ में संपर्क में था, कौन अधिकारी, कौन उद्योगपति, किससे चर्चा हो रही है, ये सारी रणनीति के तहत
हमने इस काम को यहाँ पर किया है और ये रणनीति आगे भी रहेगी। और यहाँ पर जो हमने आज इस विजन को लिया, इस मिशन को लिया है, उसको अंजाम तक पहुँचाने में हम सब लोग यहाँ पर सहयोगी के रूप में रहेंगे। चाहे हमारे चाचा सरस्वत चाचा जी हो, चाहे बहन हिना हो, चाहे भटेरे साहब हो, चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे हमारे उद्योगपति यहाँ पर बैठे हुए, सबके साथ में सबका साथ लेंगे और सबका विकास भी होगा और सबके विश्वास के साथ में इस बालाघाट जिले को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका विश्वास बाकी साथियों के साथ खूब खनका आज मंच पर, और आज आपको मैंने भी बड़ा मुझे लगता था आप कम बोलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज आप बालाघाट के लिए बहुत मन से बोले और बहुत हृदय से बोले और बहुत खुलकर बोले। मुझे लगता है कि मीडिया में बालाघाट को अपना अधिकार मांगना चाहिए। बालाघाट चाहे हिना जी आए भोपाल, उनको आना चाहिए समाचार माध्यमों की तरफ कि नहीं, आप बालाघाट को उसका हक दीजिए। बालाघाट के पास खबरें भी हैं और बालाघाट के पास विजन भी है। चाहे भटेरे साहब आए, मुझे लगता है इसमें आप लोग थोड़े संकोची हैं, क्योंकि निशांत अगर नहीं होते, यही सारथी बने, ये बालाघाट से ही हैं और इनका बड़ा आग्रह रहता है कि कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए। हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है कि बालाघाट पहुंचना, 400 किलोमीटर बाय रोड या गोंदिया आना, और अभी ट्रेन और तमाम चीज़ें कोविड-2 के बाद, लेकिन ये सारथी बनते हैं, ये कार्यक्रम होता है। लेकिन आप लोग भोपाल आएँ जब भी, मैं ढाल सिंह जी से भी आग्रह करूँगा, अशोक जी को तो हम यहीं आशीर्वाद ले लेंगे इनसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बंसल न्यूज़ बालाघाट की आवाज़ उठाता रहेगा और हम जितना हो सकेगा हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह। आशीष कांकरिया जी, कॉर्ड वेंचर, हमारे अहम सहयोगी, दूसरी बार हमारे कार्यक्रम में स्पॉन्सर हैं। हमें काफ़ी गर्व है कि आप हमारे साथ हैं। हम आमंत्रित करेंगे नूतन कला निकेतन से श्री रूप कुमार बनवाले जी को, जहां के बच्चों ने आज बेहद शानदार प्रस्तुति दी। हम चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए तालियां हों। नूतन कला निकेतन एक ऐसी संस्था है जो कमर्शियल नहीं है, वो सांस्कृतिक छटा को बालाघाट जिले की बेहतरीन तरीके से दिखा रही है और मध्य प्रदेश की जानी मानी संस्था है श्री रूप कुमार बनवाले जी। मैं आमंत्रित करूंगा प्रयास कोचिंग के संचालक श्री महेंद्र अमूले जी को। महेंद्र जी को आप सुन ही चुके हैं। मैं आमंत्रित करूंगा चले प्रकृति की ओर इस विचार वाक्य के साथ जैविक कृषि उत्पादों की श्रृंखला को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध ऐशना सृजन नेचुरल फार्म्स बालाघाट जिले में विश्व स्तरीय जैविक मानकों पर कृषि कार्य में काम कर रहा है। इसके लिए मैं इनके संचालक श्री प्रताप सिंह और श्री अजय सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ऐशना सृजन नेचुरल फार्म्स, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से मैं आमंत्रित करूंगा श्री वीरेश्वर सिंह जी को। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिसका अपना अहम स्थान है मध्य प्रदेश में, बालाघाट जैसी जगह पर यूनिवर्सिटी है। सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे हमसे सबसे जुड़ी है। बालाघाट की एक उद्यमी है जो भोपाल में सिक्योरिटी के क्षेत्र में दिग्गज नाम है, सबूरी सिक्योरिटी एजेंसी, एक ऐसी कंपनी जो भोपाल की नंबर 1 कंपनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और इसके संचालक शैलेंद्र सिंह राणा हमसे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि वो भोपाल से बालाघाट आते हैं हमारा कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। श्री शैलेंद्र सिंह राणा, सबूरी सिक्योरिटी के संचालक। आदिनाथ एंटरप्राइजेस के संचालक श्री अभय कोचर जी हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप आए। वर्षा ग्लास एंड हार्डवेयर के संचालक श्री राजेश राणा जी। रमणीक पावर की तरफ से मैं आमंत्रित करूंगा श्री किरण त्रिवेदी जी को कि आप मंच पर आएं। अगर हर्ष जी हों तो आप भी आएं।
बालाघाट में इन्वेस्टर्स समिट हुआ है और शासकीय एजेंसियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। बालाघाट टूरिज्म इसी का एक हिस्सा है। बालाघाट टूरिज्म की तरफ से हम आमंत्रित करेंगे श्री रवि पालेवार जी को, जो जिला प्रशासन की तरफ से ट्रॉफी लेंगे। क्योर एंड केयर डेंटल क्लिनिक के संचालक श्री अमित बिसेन, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आएं। अगर अमित जी नहीं हैं तो शैलेंद्र सिंह राणा जी आप आएं और डॉक्टर अमित बिसेन की ट्रॉफी लें। विहान सेल्स एंड सर्विस के संचालक श्री धनेन्द्र रहंगडाले, हम आपको आमंत्रित करेंगे विहान सेल्स से। मॉड्यूलर किचन के क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम है और अपने आप में उनकी एक अलग पहचान है, विहान सेल्स। प्रॉमिसिंग बालाघाट जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, प्रॉमिसिंग बालाघाट जिसने इन्वेस्टर समिट किया है, प्रॉमिसिंग बालाघाट की तरफ से भी मैं श्री रवि पालेवार जी को आमंत्रित करूंगा, आप आएं और जिला प्रशासन की तरफ से आप ये ट्रॉफी लें, प्रॉमिसिंग बालाघाट। स्पॉन्सर्स की श्रृंखला में अंत में मैं आमंत्रित करूंगा शीतल वाटिका सोसाइटी के चेयरमैन और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष श्री राजेश पाठक जी को। सर आप मंच पर आएं। आप ट्रॉफी लें और मंच पर हमारे साथ बने रहें। इसके बाद मैं हमारे जो सहयोगी हैं बालाघाट जिले के हमारे ब्यूरो श्री अशोक मोटवानी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आएं। श्री आशीष श्रीवास आप भी आएं। हम हमारे अतिथियों को मोमेंटो देंगे। अशोक जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप श्री रमेश भटेरे जी को मोमेंटो दें। उसके साथ महात्मा गांधी की पुस्तक भी आप दें। श्री अशोक मोटवानी जी हमारे जिला संवाददाता हैं, बंसल न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 दशकों से बालाघाट जिले में पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत विश्वसनीय पत्रकारिता कर रहे हैं। आशीष श्रीवास जी जो कि हमारे संवाददाता हैं, आशीष जी आप आएं। श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी को आप मोमेंटो दें और पुस्तक दें। श्री शरद जी, आपसे आग्रह है मेरा कि आप श्री अशोक सरस्वार जी को मोमेंटो दें। शरद सर, आपसे आग्रह है कि हिना कावरे जी को आप ट्रॉफी दें। श्री शरद द्विवेदी जी ढाल सिंह बिसेन जी को मोमेंटो दें। ढाल सिंह बिसेन जी को। कलेक्टर साहब को आप ट्रॉफी दें, कलेक्टर दीपक आर्या, जिन्होंने एक बेहतरीन आयोजन किया है। हमारे जो युवा साथी हैं मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा, वो आए, हम उन्हें श्री रामकिशोर कावरे जी को मोमेंटो दें। श्री शरद द्विवेदी जी। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे संपादक श्री शरद द्विवेदी जी को ये मोमेंटो दें। संजय कछवाहा जी, दिवाकर सिंह जी आप आए। दिवाकर सिंह जी को आप मोमेंटो और किताब दें। श्री संजय कछवाहा जी को। आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री संजय कछवाहा जी को मोमेंटो दें।
बालाघाट की माटी पर एक सफल आयोजन हुआ दिन में, और उसके बाद शाम को भी, हालांकि वक्त काफी हो गया है, इसलिए हम आप सभी से आग्रह करेंगे कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति लेते हुए कार्यक्रम की श्री राजेश पाठक जी को आपसे कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति चाहते हुए हम चाहेंगे कि एक फोटो हो जाए। हम आपसे कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति चाहते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि डिनर पर हमें ज्वाइन करें प्लीज। थैंक यू।